हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, नाश्ता वाश्ता हो गया? मंगवाऊं? घर से आते हो तो दो चीजें लेके आया करो, एक थोड़ा सा दिमाग, दूसरा थोड़ी सी शर्म। दोनों तुम आ जाते हो घर छोड़ के क्लास में, दो चीजें लगती है क्लास में, ठीक है? वो दोनों ही नहीं है, बाकी सब है। अभी किसको पता क्या है क्या नहीं है? सुनो 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 गाइस, तीन चीजें बोले पहले। डू यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है? शाहरुख खान ने समझाया था, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उनसे मिलाने में लग जाती है, पर वो शिद्दत से चाहना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले, राइट? सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सोचो मेरे जेब में 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए तो 15 दिन बाद तुमको 1,00,000 रुपए मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब जब आप ये चीजें अपने आप को बार बार याद दिलाते हो, मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए, मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए, तो एवरीथिंग दैट यू डू ड्यूरिंग द डे वो उस हिसाब से ढल जाती है कि आपको 15 दिन बाद, एक महीने बाद आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग जाते हैं। 1,00,000 रुपए हैं तो अभी मैंने ये बता दिया तुमको, तो अब तुम बोलोगे सर वो एग्जेम्पशन छोड़ो, अपन 1,00,000 वाला शुरू करते हैं आज से, है ना? 1,00,000 क्यों, सीधा 1 करोड़ वाला शुरू करते हैं, 2-3 साल बाद मिल जाएगा। सीए क्यों करना है फिर, है ना? हाँ बोलते हैं। सुनो सर, 3 चीजें। सबसे पहली एग्जेम्पशन, हाँ तुम बोल लो पहले। गिव माई 200% कहां से आ गया? पहला वाला बोलो। I will work hard to get exemption in law. I will give my 200% in this attempt. I will perform better than everyone else. ठीक है, शुरू ऐसा हुआ था, मेरे को लग रहा था तुम्हारे बाद में रिपीट कर रहा हूं, जैसे मेरा एग्जाम है, फिर खत्म ऐसे हुआ कि तुम मेरे बाद रिपीट कर रहे हो, पर ठीक है, नेट ये है कि चीरफाड़ मचाने, ठीक है? कुल मिला के बात इतनी सी है बस। चलो सर, कल का रिवीजन ऑडियो भेजा था मैंने, थोड़ा लेट भेजा, लेट ही आएगा। क्यों पता है? क्योंकि जिधर सोसाइटी में रह रहा हूं उधर 6 बजे से 10 बजे तक नाच गाना होता है, गणपति तो मस्त ऐसा ढोल, तो मैं नाश्ता गाता नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं, ठीक है? तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया आपको, 2-3 दिन तक आएगा, 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएगा, पर सुन लेना उस चीज को, ठीक है? ओके गाइस, चलो आज की क्लास में बहुत बेसिक अपना, कल तो अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें घुस करके बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक लेवल आगे लेकर के जा रहा हूं। वी विल डू द अपकमिंग सेक्शंस और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ले लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। एमसीक्यूज हैं आज, क्वेश्चन पेपर लीक कर दूंगा, मेरे को 5 में से 5 चाहिए। आज का क्लास नहीं सुनोगे तो 5 में से 5 नहीं ला पाओगे। मैं तुम लोगों को चैलेंज लगा रहा हूं, जितने भी तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, सारा उतर जाएगा आज के एमसीक्यू के बाद, ठीक है? तो क्लास में आप लोगों का ध्यान मेरे को पूरा पूरा चाहिए है। हाथ उठाओ, किसका किसका ध्यान रहेगा? बोले सर जिसका अभी ध्यान नहीं है उसको पता कैसे चलेगा किस चीज के लिए हाथ उठाना है ना? क्या नाम है? अर्चित। यहां पे 2 सीट खाली है और मेरे को पता है कौन कौन ग्रुप बना करके बैठा है, तो मैं 1-2 लोगों को यहां पे बुला लूंगा, ठीक है? इन लोगों को पीछे भी खिसका सकते हैं, एकदम ऐसा गेस्ट अपीयरेंस, ठीक है? सुनो सर, ये मत सोचना कि आगे बैठने के लिए ऐसे मस्ती करेंगे तो फिर आगे बैठने मिलेगा। बैठा करके फिर हर चीज में बताओ बताओ बताओ, यही चलेगा, ठीक है? मतलब ऐसा पर्सनल ट्यूटर जैसा हो जाऊंगा मैं। अब सर अपन सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं बहुत साल से, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुत साल से। चैप्टर 2 शुरू होता है सेक्शन 3 पे और कहीं तो भी खत्म होता है, वो अपन देखेंगे। अपने कितने सेक्शंस हो गए सर, एक बार जरा गौर फरमाइए। सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3A, members to be severally liable and can be severally sued. Section 4, memorandum of association. Section 5, articles of association. Section 6 अपन ने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। Section 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 7 क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 8 अभी पढ़ना बाकी है अपना। सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाले कंपनी। सेक्शन 9 हट ना, नहीं पता अपने को, मेरे को नहीं आता, तेरे को कहां से आ जाएगा?
सुनो, सेक्शन 9 और 10 अपने को नहीं आता भाई, सेक्शन 12 नहीं पता, 13 नहीं पता, आगे का अपने को नहीं पता। अब सुनो, मेमोरेंडम का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 4, आर्टिकल का 5। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल का जो ऑल्टरेशन होता है ना, अमेंडमेंट होता है, अगर मेमोरेंडम में कोई चेंजेस किया, आर्टिकल में कोई चेंजेस किया, तो वो आगे चल करके लिखा है कहां पे? सेक्शन 4 का चेंज लिखा है सेक्शन 13 में, और सेक्शन 5 का चेंज लिखा है सेक्शन 14 में। मतलब अगर आप सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13 है ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, और सेक्शन 14 क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ एओए। सर देखो, कायदे से क्या होना चाहिए? 4 में मेमोरेंडम लिखा है तो 14 में ऑल्टरेशन लिख देना चाहिए था, 5 में आर्टिकल लिखा है तो 15 में ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल लिख देना चाहिए था। पर इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसे कैसे, इतनी आसानी से तुम्हारा लाइफ आसान बना दे, +10 किया और ऑल्टरेशन मिल गया। बोले नहीं, 4 अगर मेमोरेंडम है तो 13 में ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है, 5 अगर आर्टिकल है तो 14 में ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल है। अब सर आपका सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। सर रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं तो हमने पढ़ा था, बहुत जगह पढ़ा था सर। पहले हमने ये पढ़ा था सेक्शन 4 में, जब आप मेमोरेंडम बनाते हो तो 6 क्लॉज होते हैं, उसमें एक क्लॉज होता है जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट लिखते हो। स्टेट कहां पे स्टेट है? एक और जगह अपन ने पढ़ा था, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। कौन से आरओसी को डॉक्यूमेंट दोगे? वो आरओसी को जहां पे आपका आरओ प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड है। आरओ प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड मतलब क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड है, वहां पे आप नोटिफिकेशन दोगे। अब सर मैं आपको ना, यस बाप रे, चलो सुनो सुनो सुनो, सर मैं आपको ना सेक्शन 13 पढ़ाने वाला हूं, सेक्शन 12 पढ़ाने वाला हूं, दोनों सेक्शन। एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, अपने तरफ से पूरा 100% अटेंशन मेरे को दे दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस नहीं, वो वाला कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस कब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। उसके बाद फिर साथ में सोएंगे अपन, मतलब तुम भी सोना मैं भी सोऊंगा वैसा, ठीक है? मेरी बात सुनो, सेक्शन क्या मेरे को वो वाली फीलिंग आई अचानक से, वो कोई मिल गया मूवी है ना, उसमें वो माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, माँ मैं घर आ रहा हूं। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, प्लीज 2 चीजें लेके आया करो, शर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज घर छोड़ के आया करो, बेशर्मी, उसको अलग से छोड़ के आया करो घर में, गंदी सोच वालों। सुनो, मैं आपको सेक्शन 13 पढ़ाने वाला हूं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। What is section 13? Section 13 talks about alteration of memorandum. सर मैं पूरा एक फ्लो में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद और डिटेल में अपन घुस घुस करके चीजें याद करेंगे। जिनको एक बार में चीजें समझ आती है आप लोग सुन लो एक बार आराम से। सर मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होते हैं, 6 क्लॉजेस को ऑल्टर करना है। अगर आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है ना, तो लॉ कहता है भाई 2 कंडीशन मीट करनी होगी, एक तो एसआर पास करना और सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना। सेक्शन 13 मतलब क्या? इस सेक्शन में जो चीजें हम लिखेंगे उस चीज का कंप्लायंस करना। अब सर एसआर पास करना तो चलो ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे, ये सेक्शन का कंप्लायंस में क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दो, आपके मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज, स्टेट ऑफ आरओ क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज, ठीक है? अब एक एक करके जाते हैं। आपको क्या करना है? मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन करना है। ये 6 चीजों को ही ऑल्टर कर सकते हो। सर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑल्टर कर सकते हैं क्या? अरे हो गया ना, एक बार तुमने सब्सक्राइबर का नाम लिख दिया, कंपनी बन गई, हो गया, वो सब्सक्राइबर फ्रीज हो गए। सब्सक्राइबर कहां चेंज होते हैं? वो तो चेंज नहीं होंगे। तो सर एक एक करके बात करते हैं नीचे से। नॉमिनेशन क्लॉज की बात करते हैं। नॉमिनेशन क्लॉज मतलब क्या? 1% कंपनी अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। देखो मैंने बोला बात करते हैं नीचे से, ये हंसा। मैंने बोला मैंने कुछ किया क्या? मैंने बोला बात करते नीचे से, ये हंसा। अभी भी हंस रहा है नालायक। मतलब तुम लोग ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? नॉमिनेशन क्लॉज। अब मैं फ्लो नहीं तोड़ूंगा, मेरी बात सुनना। नॉमिनेशन क्लॉज, सर नॉमिनेशन क्लॉज मतलब क्या? 1% कंपनी में एक सोल मेंबर है, तो आप एक नॉमिनी अपॉइंट करोगे। रमेश ने अपनी कंपनी में सुरेश को नॉमिनी अपॉइंट किया, ठीक है? अब अगर वो सुरेश को हटा करके अजय देवगन को लाना चाहता है, क्या वो ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। क्या जब नॉमिनी चेंज होता है तो मेमोरेंडम में आपको नॉमिनी का नाम काट के नया नाम डालना पड़ता है? हाँ। क्या उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम मानोगे? द आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है चेंज ऑफ नॉमिनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो आपको सेक्शन 13 का कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना नॉमिनेशन क्लॉज अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटल क्लॉज की। कैपिटल क्लॉज मतलब क्या? आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में आगे चल के हम सेक्शन 61 में डिस्कस करेंगे। आगे चल के सेक्शन 61 जो आपके 4th चैप्टर में आता है, वहां पे हम अलग से डिस्कस करेंगे कैपिटल क्लॉज के बारे में डिटेल में, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज मतलब क्या सर? लायबिलिटी क्लॉज मतलब अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है या अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी क्लॉज का चेंज। सर क्या लगता है आपको इस तरह के चेंजेस होते होंगे कंपनी में? ठीक है, क्या लगता है इस तरह के चेंजेस ऑफन होते होंगे? वेरी ऑफन, बहुत ऑफन नहीं। तो लॉ ने इसके बारे में एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं किया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ रूल्स के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। वो रूल्स हमारे सिलेबस में नको, हमारे फाइनल में भी नको, हमको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह का कन्वर्जन हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये लायबिलिटी हो गई, मतलब ये तीनों जो है ये ठंडी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लायबिलिटी का हम पढ़ लेंगे, अभी के लिए आप समझो एसआर करना है। कैपिटल क्लॉज हम सेक्शन 61 में पढ़ेंगे, और नॉमिनी क्लॉज जो है वो हमको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 क्लॉज, बेहद इंपॉर्टेंट है ये 3 क्लॉज। प्लीज अपना ध्यान पूरा देना मेरे को। अरे 4 लाइकर 4। अच्छा सुनो, ये अटेंडेंस शीट है, जिन्होंने अपना अपना नाम इसमें नहीं डाला है, अगर एक बार लिख दिया है तो दोबारा मत लिखना। जिन्होंने नहीं डाला है अपना अपना नाम लिखो और उसके बाजू में अपना अटेंडेंस लगाना। प्रॉक्सी वाली हरकतें मत करना। प्रॉक्सी मतलब क्या? अपने दोस्त का अटेंडेंस मत लगाना, लगाओगे तो कम से कम पेन चेंज कर लेना। दे दे भाई, ठीक है। जिन्होंने नाम लिख लिया है वापस से दोबारा अपना नाम मत लिखना। अब मेरी बात सुनो वापस इधर से। सर अब हमको तीन चेंजेस की बात करनी है। पहले नेम क्लॉज की, दूसरा स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक एक करके बात करते हैं। नेम, अगर एक कंपनी है उसको अजय प्राइवेट लिमिटेड से कन्वर्ट करना है काजोल प्राइवेट लिमिटेड, क्या वो नाम चेंज करवा सकता है? हां सर, वो नाम चेंज करवा सकता है। नाम चेंज करवाने का प्रोसीजर क्या होगा? जब भी क्या नाम चेंज करवाओगे तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम होता है, हां, तो आपको एसआर तो पास करना पड़ेगा और सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब सेक्शन 13 क्या कहता है? अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सीजी मतलब कौन सर? मोदी जी अप्रूवल देंगे? नहीं, वो पावर इन्होंने डेलीगेट कर दिया है किसको? आरओसी को। सर मेरे को एक बात बताओ, सीजी का अप्रूवल क्यों ले रहे हैं हम यहां पे? सीजी का अप्रूवल हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम ये चेक कर ले कि जो तुम नया नाम रख रहे हो क्या वो IOU मैच कर रहा है? इज इट आइडेंटिकल टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम? इज इट एन ऑफेंस और इज इट अनडिजायरेबल? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि तुमने नाम चेंज करके, पहले मैंने नाम ले लिया अजय लिमिटेड, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी का नाम कर दिया एप्पल सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। अरे तुम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू सम अदर कंपनी। तो ये चीजें चेक कौन करता है? रजिस्ट्रार। तो कभी भी नाम चेंज कर रहे हो ना, आपको रजिस्ट्रार का अप्रूवल लेना होगा। अब सर आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल लेने के लिए, तो लॉ ने कहा है रजिस्ट्रार के पास जाओगे, लेकिन लॉ बेसिकली लिखता है आपको सीजी का अप्रूवल लेना होगा। अब सीजी का अप्रूवल लेने के बाद सीजी का अप्रूवल आ गया, ये अप्रूवल वापस लेके आप जाओगे आरओसी के पास कि आरओसी मैंने ना सीजी का अप्रूवल ले लिया। सर पर आरओसी खुद ही अप्रूवल दे रहा है ना, ये एक बार भूल जाओ, ये एक बार भूल जाओ। ये ऐसा लॉ में नहीं लिखा है। पहले पढ़ते हैं लॉ में क्या लिखा है, ठीक है। लॉ में लिखा है तुम अगर नाम चेंज कर रहे हो सीजी का अप्रूवल लोगे। सीजी का अप्रूवल मिल जाने के बाद आप जाओगे आरओसी के पास और आरओसी को बोलोगे ए सीजी ने अप्रूवल दे दिया है, तो तू मेरा नया नाम लिख ले, और नया नाम लिखने के बाद मेरे को एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दे। जब तू मेरे को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा ना, तब से मेरा नेम चेंज इफेक्टिव हो जाएगा। क्या कहा सर मैंने? सीजी का अप्रूवल लो, अप्रूवल के बाद आरओसी के पास जाओ, आरओसी आपको फ्रेश सीओआई देगा। सर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना आपका नाम लिखा होता है। अब अगर आपका नाम चेंज हो रहा है तो आपको फ्रेश वाला तो लगेगा ही ना। जिस दिन उसने आपको फ्रेश सीओआई दिया उस दिन से इफेक्टिव होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका नेम चेंज इफेक्टिव कब से होगा? सुनना ऑप्शन, नेम चेंज इफेक्टिव कब से होगा? ऑप्शन ए डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी, ऑप्शन बी डेट ऑफ इंटीमेशन टू आरओसी, ऑप्शन सी डेट ऑफ इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सी, जिस दिन आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। ये हो गया एमसीक्यू 1 लीक, ठीक है, एमसीक्यू लीक हो गया एक। अब 5 में से 5 नहीं आएंगे तो तुम सोचो। तो सर क्या कहा मैंने?
आप जाओगे सीजी के पास, सीजी अप्रूवल देगा, उसके बाद आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, नाम चेंज हो गया। रिलायंस का नाम पहले हुआ करता था माई नाइलॉन टेक्सटाइल, ऐसा कुछ, माई नाइलॉन लिमिटेड। उसके बाद उसने चेंज करवाया रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके बाद फिर चेंज करवाया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो हर बार नाम चेंज करवा रहा है ना, इसको हर बार एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, और ये आपको देखने भी मिल जाएगा जब आप मेमोरेंडम का फाइल देखोगे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, इसके बाद इन्होंने क्या किया? सीजी बोले मैं तो काम करूंगा नहीं, तो सीजी ने अपना पावर किसको डेलीगेट कर दिया? आरओसी को। तो जब आरओसी को डेलीगेट कर दिया, तो अब प्रैक्टिकली प्रोसीजर क्या होगा? आप आरओसी के पास जाओगे, बोलोगे भाई मैंने एसआर पास कर लिया है, तू मेरे को पहले अप्रूवल दे दे, और अप्रूवल देने के बाद तू खुद ही मेरे को एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे। मतलब अब आपको दोबारा से आरओसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सर प्रैक्टिकली सीजी ने अपना पावर किसको डेलीगेट कर दिया है? आरओसी को डेलीगेट कर दिया है। तो अब आप ऐसा नहीं कि आरओसी ने अप्रूवल दे दिया फिर उसके पास जा रहे हो कि भाई अब तू सीओआई भी दे दे। अब आप उसके पास जाओगे, अप्रूवल भी वो दे देगा आपको, सीओआई भी आपको दे देगा। पर लॉ में क्या लिखा है सर? लॉ में लिखा है कि अगर आप अपना नेम चेंज करवा रहे हो, सीजी का अप्रूवल लो, उसके बाद आरओसी को इंटीमेट करो, और आरओसी आपको सीओआई देगा। 3 स्टेप। और उसके पहले भी क्या करोगे? एसआर पास करोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन है एसआर पास करना है और सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना है। ठीक है सर। अब यहां पे आता है गेम एक्सेप्शन का। ये जो सीजी का अप्रूवल है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, वेयर द ओनली चेंज इज एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। मतलब क्या सर? अगर मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करवा रहा हूं, क्या मैं कन्वर्ट करवा सकता हूं? हां सर, कन्वर्जन का प्रोविजन है, अपन आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट को अगर पब्लिक में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो आपको प्राइवेट वर्ड अपने नाम से हटाना पड़ेगा। हटाओगे? तो वो प्राइवेट नाम हटाने के लिए मैं सीजी के पास जाके उसका अप्रूवल लूं क्या? लॉ ने कहा नहीं लगेगा। लॉ ने कहा नहीं लगेगा। सर लॉजिकली सोचो क्यों? क्योंकि भाई एक बात बता, तुम सीजी का अप्रूवल क्यों ले रहे हो? सीजी का अप्रूवल तुम क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा आइडेंटिकल नाम नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो प्राइवेट वर्ड तो हटाना ही पड़ेगा ना, उसमें वो क्या अप्रूवल देगा? वो तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो तुम उस पर जबरदस्ती का बर्डन मत डालो। तुमको सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो और प्राइवेट नाम हटा रहे हो। अब सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, हिम्मत है तो जवाब देना। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, हिम्मत हो तो जवाब देना। जो सही जवाब दिया वो जीता। पहला क्वेश्चन, अगर मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और मैंने उस कंपनी को कन्वर्ट करवाया एबीसी लिमिटेड में, मतलब क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन 1, क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? नहीं। ये थोड़ी पूछना था, ये तो मैंने बताया है तुमको। सर क्या एसआर लगेगा? The answer is yes। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्शन सिर्फ सीजी के अप्रूवल से मिला है। एसआर कहां पे लिखा था? सेक्शन के सबसे टॉप पे, कि एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल मत लेना अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो रहे हो। दूसरा एग्जांपल सर, अरे रुको, एबीसी लिमिटेड है, वो कन्वर्ट हुआ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, क्या एसआर लगेगा? यस। क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? हाँ, यस वाले क्यों? सर कुछ भी, ऊपर क्या लिखा है मैंने यहां पे? ओनली चेंजेस एडिशन और डिलीशन। या तो आप प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हो या प्राइवेट वर्ड हटा रहे हो, दोनों केस में आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा, दोनों केस में आपको एसआर पास करना होगा। अब सर तीसरा एग्जांपल, अगर आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एबीसी लिमिटेड में कन्वर्ट किया, तो क्या आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा? अगर आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एबी लिमिटेड में कन्वर्ट किया, तो क्या आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा? लगेगा। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि द ओनली चेंज इज नॉट प्राइवेट वर्ड का रिमूवल, द चेंज इज सी कट गया। सी गया, ऐसा बोल लेता हूं, सी गया, ठीक है, सी गया, तो आपका सी हट गया यहां से, तो आपका सिर्फ ओनली चेंज इज नॉट द एडिशन और रिमूवल ऑफ वर्ड प्राइवेट, देयर आर अदर चेंजेस ऑल्सो। तो क्योंकि बाकी चेंजेस भी है, इसलिए आपको यहां पे एसआर भी पास करना पड़ेगा, सीजी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर समझा? हो गई पीएचडी इस पे, आगे बढ़े? ओके, बोल भाई।
वो आगे की बात है ना। देखो आपके लिए और सबके लिए, लर्न व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. When will you understand the whole picture? When you know the whole Companies Act, right? Little knowledge is dangerous, पता है ना. वो हाल में हो तुम अभी. तो मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं उसको ग्रैस्प कर लो, फिर आगे का समझाऊंगा उसको ग्रैस्प कर लेना. जब 1 से 148 तक खत्म हो जाएगा, हम एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम पूरे चैप्टर 2 का रिवीजन मारेंगे. 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर 2 का रिवीजन मारेंगे, तब तुमको कनेक्ट होगा. हाँ भाई यहां है, हाँ ये वहां है, वहां है, ऐसा कनेक्ट होगा. अभी मत करो. यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सर नेम क्लॉज हो गया. हाँ सर फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो सिन नंबर चेंज होता है क्या? द आंसर आइडियली इज नो. पर अगर कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि जब आपका रिलायंस का जब इशू हुआ था, तो सिन नंबर ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा जाता है. तो अगर आप वो सेम सिन नंबर, जैसे अगर पुराने कंपनी का नाम रिमूव कर दिया आपने, तो वो सिन नंबर फ्री हो गया. उसी फ्री वाले नंबर में आप वो नया नाम असाइन कर दोगे तो आपको नया सिन नंबर नहीं लगेगा. पर किसी कारण से अगर नहीं असाइन कर पा रहे हो तो यू विल इशू फ्रेश सिन नंबर. बट लॉ में ऐसा नहीं लिखा है. लॉ में लिखा है बस फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देना. अब सर जब तक मैं आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज नहीं खत्म करूंगा कोई डाउट्स नहीं पूछेगा. जब तक मैं अगला ये नहीं बोलूं डाउट्स पूछो, कोई नहीं पूछेगा. एक बार मेरा फ्लो मेरे को बनाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. ठीक है सर. सेकेंड क्लॉज अपना क्या था? रजिस्टर्ड ऑफिस का. एक बार नेम क्लॉज. श्री छोड़ देना, मत डिस्टर्ब कर, रुक जा थोड़ी देर. सुनना सुनना प्लीज दोस्त. नेम का एक बार मेरे को वापस से कंफर्म दे दो. एसआर पास करना होगा, उसके बाद आप सीजी के पास जाओगे, सीजी अप्रूवल देगा, उसके बाद आप आरओसी के पास जाओगे, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा. जब सीओआई आ गया तब आपका वैलिड हो गया क्या? नेम चेंज. अब बात करते हैं आरओ की. आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस. सर अभी सिर्फ हम रजिस्टर्ड ऑफिस के स्टेट चेंज की बात करेंगे. मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ था, रिलायंस पहले था कर्नाटका में, उसके बाद वो शिफ्ट हो गया महाराष्ट्र में. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ. तो अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप एसआर. एसआर तो पास करना ही पड़ेगा ना भाई. उसके बाद अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो तो आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल. सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट किया? रीजनल डायरेक्टर को. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट किया? रीजनल डायरेक्टर को. मेरी बात सुनना दोस्तों, आपको पता है रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? स्टेट्स का राजा, रीजनल डायरेक्टर. और स्टेट्स के अंदर घुस घुस के कौन काम करते हैं? आरओसीज. आप एक बात समझो, कर्नाटका से जब महाराष्ट्र आ रहे हो तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं. कर्नाटका में अपने आरओसीज होंगे, महाराष्ट्र में खुद के आरओसीज होंगे. अगर तुम ये पावर आरओसी को दे दोगे, मान लो कर्नाटका के आरओसी को तो तुमने बोल दिया भाई तू अप्रूव कर दे, तो आप कर्नाटका के आरओसी के पास गए, बोले भाई मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं, तू मेरा अप्रूवल दे दे. तो वो बोलेगा भाई मैं कर्नाटका छोड़ के जाने का अप्रूवल तेरे को दे सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में आने का अप्रूवल कहां से दूं मैं? मेरा पावर तो सिर्फ कर्नाटका में है ना, वो तेरे को महाराष्ट्र के आरओसी से पूछना पड़ेगा. तो लॉ ने बोला ऐसी तैसी ये पावर अपन दे देते हैं रीजनल डायरेक्टर को. रीजनल डायरेक्टर कितने हैं सर? 7. ठीक है, 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं आपके. तो उस रीजनल डायरेक्टर्स के पास पावर है. तो मान लो अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट हो रहे हो, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रीजनल डायरेक्टर के पास जाऊंगा? भाई देख, या तो दोनों का रीजनल डायरेक्टर सेम होगा या दोनों का अलग होगा. सेम होगा तो जो है उसके पास चले जाना, अलग है तो दोनों में से किसी के पास भी चले जाना. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट हो रहे हो और तुम गुजरात के रीजनल डायरेक्टर के पास जा रहे हो. नहीं, अगर कर्नाटका से महाराष्ट्र शिफ्ट हो रहे हो, अगर दोनों सेम रीजन में आता है तो उस रीजनल डायरेक्टर के पास चले जाना. नहीं तो 2 अलग अलग है तो किसी के पास भी चले जाना, दोनों संभाल लेंगे. आप क्या करोगे? रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे. अब सर रीजनल डायरेक्टर के पास जब जाओगे तो वो क्या देगा? अप्रूवल. उसको बोला गया है तू ना बेटा 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल दे देना. कितने दिन के अंदर? 60 डेज. क्यों सर? रीजनल डायरेक्टर को क्या काम करना होगा? उसको कर्नाटका के आरओसी से बात करना होगा, महाराष्ट्र के आरओसी से बात करना होगा और 3-4 और काम करने होंगे. उन्होंने बोला 60 दिन में काम निपटा और अपना अप्रूवल दे दे. जैसे ही आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ गया, किसको? रिलायंस को. रिलायंस लेकर के जाएगा ये 2 अप्रूवल को 2 लोगों के पास, आरओसी 1, आरओसी 2. कौन से 2 आरओसी है सर ये? एक कर्नाटका वाला आरओसी, एक महाराष्ट्र वाला आरओसी. जहां से तुम छोड़ करके जा रहे हो वो, और जहां पे तुम आ रहे हो वो दोनों आरओसी के पास आप लेकर के जाओगे कि भाई रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ गया. और जैसे ही आप महाराष्ट्र वाले आरओसी के पास आओगे ना, अच्छा सर मेरे को एक बात बताओ, 2 आरओसीज हैं, आपने स्टेट चेंज कर लिया, क्या आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा? विल यू नीड इट?
द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम भी लिखा होता है और स्टेट भी लिखा होता है, तो फ्रेश आपको लगेगा। सर ये फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करेगा? ऑप्शन 1 आरओसी कर्नाटका, ऑप्शन 2 आरओसी महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 रीजनल डायरेक्टर, ऑप्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल डायरेक्टर? सर रीजनल डायरेक्टर को कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का पावर नहीं है, इतना छोटा काम वो नहीं करेगा। आरओसी महाराष्ट्र जो है ना, वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा और फ्रेश सीओआई इशू करेगा, उस दिन से आपका स्टेट चेंज इफेक्टिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। सुनो सर, स्टेट चेंज फ्रॉम वन आरओ टू द अदर, वन आरओसी टू द अदर आरओसी, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, पहले एसआर पास करना, दूसरा सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना। सीजी कौन? रीजनल डायरेक्टर। सीजी का अप्रूवल मिल जाने के बाद दो लोगों के पास जाना, आरओसी कर्नाटका, आरओसी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र वाले आरओसी के पास जाओगे, वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर यहां पे रीजनल डायरेक्टर को कितना टाइम दिया इन्होंने? 60 दिन। बेटा 60 दिन में अपना काम कर ले। सर इन्होंने रीजनल डायरेक्टर के लिए एक और काम भी ऐड किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली समझो क्या हो रहा है। अगर रिलायंस कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहा है, तो क्या रिलायंस के क्रेडिटर्स को थोड़ा सा डर लगेगा? रिलायंस अगर कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहा है, तो सोचो कर्नाटका में जो लोकल क्रेडिटर्स थे वो बोलेंगे यार इधर था ये, अगर कल को मेरा पैसा नहीं देता तो इधर मैं कर्नाटका के कोर्ट में जाके केस कर देता, पर अब ये जा रहा है महाराष्ट्र, उधर लोगों को चाहिए हिंदी मराठी, मेरे को आती नहीं है, मैं किधर जाके केस करूंगा? थोड़े इनसिक्योर फील करेंगे, इवन सिक्योर क्रेडिटर्स भी इनसिक्योर फील करेंगे। तो सर ये जो क्रेडिटर्स है ना, इनको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। तो लॉ ने ना रीजनल डायरेक्टर पे एक काम डाला है। क्या काम डाला है? रीजनल डायरेक्टर तू अप्रूवल दे रहा है ना, अप्रूवल देते वक्त 3 चीजें चेक कर लेना। पहला कंसेंट, दूसरा प्रोविजन, तीसरा सिक्योरिटी। क्या चेक करना है सर? सीपीएस, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। सुनो बहुत सिंपल है। रिलायंस कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे, हमको किसका टेंशन है? क्रेडिटर्स का और डिबेंचर होल्डर्स का। किसका? क्रेडिटर्स का और डिबेंचर होल्डर्स का। क्रेडिटर्स का मतलब तुमको पता है? अरे वो लोग जिनसे पैसे लेने हैं हमको। अरे रिलायंस को जिससे पैसे लेने हैं वो क्रेडिटर, और जिसको पैसे देने हैं वो डिबेंचर होल्डर। जय सर नहीं है ना, बाहर पीटूंगा आपको। जिसको पैसे देने हैं वो आपके क्रेडिटर्स हुए। डिबेंचर होल्डर मतलब क्या सर? अभी के लिए समझ लो सिक्योरिटी होल्डर है, ठीक है? कुछ सिक्योरिटीज है वो होल्ड करते हैं, उनको भी पैसे देने हैं। तो लॉ ने कहा रीजनल डायरेक्टर 3 काम करना, या तो उनका कंसेंट ले लेना। कंसेंट मतलब क्या? क्रेडिटर्स को पूछ लेना, भाई तेरे को चलेगा ना ये जा रहे हैं, भाई तेरे को चलेगा ना ये जा रहे हैं, पूछ लेना। अगर कंसेंट मिल गया तो ग्रेट। कंसेंट नहीं मिल पाया तो चेक करना क्या कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजन बना रखे। प्रोविजन मतलब क्या? ऐसा है कि 2 करोड़ का लोन, 2 करोड़ का क्रेडिटर है तो कंपनी के पास 5 करोड़ का असेट है, तो रीजनल डायरेक्टर बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, काफी पैसे हैं। तीसरा, अगर प्रोविजन भी नहीं है तो देख लेना क्या क्रेडिटर्स के पास एडिक्वेट सिक्योरिटी है। मतलब क्या? क्रेडिटर्स को 2 करोड़ रुपए देने और उनके पास 4 करोड़ का लैंड पड़ा हुआ है, हमारा जमीन उनके पास गिरवी है, तो कभी भी बेच सकते हैं ना वो, कोई टेंशन नहीं है। ये तीनों में से कोई भी चीज अगर सही निकलेगी, ट्रू होगी, तभी जाके अप्रूवल देना, वरना मत देना। मतलब सर रीजनल डायरेक्टर को 60 दिन का टाइम क्यों दिया है? क्योंकि उसको 3 चीजें चेक करनी है। पहला कंसेंट, दूसरा प्रोविजन, तीसरा सिक्योरिटी। कंसेंट क्या सर? या तो क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर का कंसेंट ले लियो। ये क्या रीजनल डायरेक्टर खुद लेता बैठेगा क्या? नहीं, रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? कंपनी को बोलेगा लेके आ, रिलायंस को बोलेगा तू लेके आ, मेरे को दिखा और फिर जा। या फिर दूसरा प्रोविजन, कंपनी के पास एडिक्वेट प्रोविजन होना चाहिए इनको रीपे करने का। और तीसरा सिक्योरिटी, या तो आपने इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि उनको कोई टेंशन नहीं है। ये तीनों मीट होंगे ना, तब जाके क्या होगा? आप अप्रूवल दोगे। उससे क्या हो जाएगा? आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। सर ये था बच्चों वाला प्रोविजन। अभी क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट चेंज हो रहा है। आगे चल के रजिस्टर्ड ऑफिस में हम और डिटेल में घुसेंगे, बहुत मजा आने वाला है। पर अभी के लिए आपने क्या समझा? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट चेंज हो रहा है, एसआर पास करो, सीजी का अप्रूवल लो। सीजी का अप्रूवल कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। उसके बाद वो अप्रूवल किसके पास लेके जाओ? आरओसी 1, आरओसी 2, और आरओसी 2 आपको क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन से वो इशू हुआ उस दिन से आपका स्टेट चेंज इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? रुको रुको रुको, नॉट नाउ। तीसरा, सुनो मेरी बात। पहला हो गया नेम चेंज, दूसरा हो गया स्टेट चेंज, तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सर एक तो आप समझ लो एक नॉर्मल प्रोविजन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन है, ठीक है? नॉर्मल प्रोविजन क्या है सर? अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में 10 आइटम लिखे थे, सर क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में नंबर ऑफ आइटम्स का कोई लिमिट है?
कि मैं 500 आइटम से ज्यादा नहीं लिख सकता, 100 आइटम से ज्यादा, ऐसा कुछ है नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तुमको जितना ऐड करना है तुम ऐड करो, जितना हटाना है तुम हटाओ। अगर तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो ना, लॉ ने बोला हम ज्यादा नहीं करेंगे तुमको, तुम एसआर पास कर लो, और जो भी तुमने एसआर पास किया ना वो तुम आरओसी को इंटीमेट कर दो, और आरओसी उसको सर्टिफाई कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा। सर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता है क्या नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। कोशिश तो करो यार, नहीं पता तो भी बोलने की कोशिश तो करो। नहीं मिलेगा। क्यों? तुम सोचो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक पेज का होता है, उसमें किधर से ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखेगा? उधर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है सर, तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत ही नहीं है। पर क्या जरूरत है कि आरओसी उसको रजिस्टर कर ले। रजिस्टर कर ले मतलब क्या? आरओसी नोट कर लेगा कि हाँ भैया फलाना कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने अपना नया ऑब्जेक्ट क्लॉज में नया ऑब्जेक्ट ऐड किया है। वो जिस दिन रजिस्टर कर लेगा ना उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन, उस दिन आपका चेंज इफेक्टिव हो गया। 3 हमने पढ़ा सर। पहला नेम क्लॉज, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन क्या है? एसआर पास करना और आरओसी को इंटीमेट कर देना, बस। अब सर आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर जोमैटो एक कंपनी है, पता है आपको? जोमैटो ने मेरे से पैसे लिए थे, तुमको मैंने बताया भी था कितना दर्द हुआ था, बिरयानी नहीं खाया था मैं, तुमको याद है ना? ठीक है सर, जोमैटो ने मेरे से पैसे लिए थे। जब जोमैटो ने मेरे से पैसा मांगा था, कितना पब्लिक से कितना पैसा उठाया था जोमैटो ने? मान लो 1000 करोड़, ठीक है? 1000 करोड़ में से उन्होंने 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किस चीज के लिए खर्च किए? उन्होंने नया नया आउटलेट बनाया, नया नया सिटीज में लोग लाया और बहुत सारे खर्चे किए। उसके बाद इनके पास बचा हुआ था 300 करोड़। अब 300 करोड़ पैसे इनके पास बचे हुए हैं। अब अचानक से जोमैटो उठ करके बोल रहा है आज से मैं मास्क बनाऊंगा, मास्क, और मैं मास्क बेचूंगा क्योंकि मास्क के बिजनेस में बहुत स्कोप है। मैंने बोला पागल है क्या बे, खाने का बिजनेस तो चला ले पहले, उसी में पैसे डूब रहे। तो बोले नहीं हम मास्क बनाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं सर? उसने पब्लिक से पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 1000 करोड़। उसमें से कुछ पैसे अनयूटिलाइज्ड है। कितने अनयूटिलाइज्ड है? 300 करोड़। और अब वो क्या बोल रहे हैं? अब मैं चेंज करूंगा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट था खाना बेचेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट है मास्क बेचेंगे। तो भाई मेरे को तो तकलीफ होगी ना, तो मेरे को तकलीफ होगी ना। लॉ ने बोला अगर तुमको यहां पे ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं ना, तुमको और कुछ चीजों का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला तो बोल दो यार, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर देना। डिफिकल्ट काम तुमने कर लिया, इजी काम अब मैं कर लेता हूं, ठीक है? एसआर पास हो गया। दूसरा काम सर, तुमने एसआर पास किया। एसआर मतलब क्या? मान लो मैं जोमैटो हूं और तुम सारे मेरे शेयर होल्डर हो, तुमने मिला करके मेरे को 1000 करोड़ दिए थे। सोच लो, मान लो, मैं तो नहीं सोच पा रहा हूं, तुम मान लो, ठीक है? तुम लोगों ने मिला करके मेरे को 1000 करोड़ दिए थे, 700 करोड़ मैंने खर्च कर दिया, 300 करोड़ मेरे को बचाए। अब मैं अगर तुम लोगों को बोल रहा हूं भाई मेरे को ऑब्जेक्ट चेंज करना है, अब मैं खाना बेचने की जगह मास्क बेचूंगा, तो मैं तुमको कन्विंस करना होगा मेरे को। तो मैं तुमको बताऊंगा कि भाई तुमने 1000 करोड़ दिए थे, 700 करोड़ मैंने खर्च कर दिए, 300 करोड़ बचे। अब मैं खाने के बिजनेस में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अपना बहुत लॉस हो रहा है वहां पे। तो मैं ये जो पैसा है ना, इसको मैं मास्क के बिजनेस में लगाना चाहता हूं, बहुत प्रॉफिट है, बहुत ये है वो है। मैं इस तरीके से आपको कन्विंस करूंगा। तो ये जो मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, ये सारा डिटेल मेरे को आपको देना पड़ेगा। तो वो जो सारा डिटेल्स है ना, मैं आपको दूंगा, पर उसके साथ साथ मैं पूरी जनता को भी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके, और दूसरा अपने कंपनी के वेबसाइट में डाल करके। मतलब मेरे जोमैटो लिमिटेड की जो कंपनी है उसमें मैं सारी चीजें डालूंगा कि भाई 1000 करोड़ लिए थे, 700 खर्च हो गए, 300 बचे, अब हम वो 300 करोड़ से मास्क बनाना चाहते हैं। क्यों? मास्क का स्कोप बहुत है, ठीक है? अब ये जो वेबसाइट पे मैं ये सारी चीजें डालूंगा और न्यूज़पेपर में भी। सर जब मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूं, अब मेरे को एक बात बताओ, न्यूज़पेपर कौन सा? इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, मनी कंट्रोल, किधर डालूंगा मैं? सर आपको ना ये कॉन्सेप्ट आज से जिंदगी भर के लिए याद कर लो, कम से कम 50 बार और आएगा। जब भी न्यूज़पेपर की बात आती है ना, कोई भी कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है। एक तो इंग्लिश, दूसरा वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सर वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र का वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या है? मराठी। तो जो भी सर, तो मैं महाराष्ट्र का देखूंगा वर्नाक्युलर लैंग्वेज कि उड़ीसा का देखूंगा? किधर का देखूंगा? भाई तुम कंपनी हो, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो जिधर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, उधर का वर्नाक्युलर लैंग्वेज देखो। तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस अपने मंगेश भाई ने खोला था पुणे में, तो पुणे का वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या है? मराठी। तो मराठी में जो फेमस न्यूज़पेपर है, जो भी अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें एक ऐड दूंगा, और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई सा भी हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, कोई भी मिंट विंट कोई भी न्यूज़पेपर हो, कहीं पे भी मैं ऐड दे सकता हूं, ठीक है? तो 2 न्यूज़पेपर में तुम ऐड दोगे,
इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाला। ये न्यूज़पेपर कौन से जगह के होंगे सर? वो प्लेस जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दी कि भाई हम लोगों ने 1000 करोड़ लिया था, 300 करोड़ बचे, हम जो है ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। अब सर आप ही लोग बैठे हो, इसमें से कुछ नाराज फूफा होंगे। नाराज फूफा मतलब क्या? छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारा 300 करोड़ हमको मास्क के बिजनेस में थोड़ी लगाना है, हमको पैसे वापस करो हमारे। होते हैं ना कुछ नाराज फूफा, कितना भी लॉजिकली समझा लो, बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए ये। तो ये जो नाराज फूफा होते हैं ना, इनको हम लॉ में कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब वो लोग जो हमेशा मुंडी ऐसे हिलाते हैं, कोई भी चीज के नहीं, समझ आए नहीं, मजा आए नहीं, नींद आई नहीं, तो ये वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होते हैं। सर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, एक बार अपने मुंह से बोलो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब नाराज फूफा। ठीक है, तो अभी मैंने तुम लोगों से पूछा भाई तुम्हारे 300 करोड़ बचे, मैं खर्च करूं क्या? ये लोग मान गए, ये लोग मान गए, ये लोग मान गए, वो 5 लोग बचे, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, इनको कहेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो इनका क्या करें सर? पैसे ले और निकल, ऐसा। तो ये पैसे ले और निकल कौन बोलेगा सर? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पैसे ले और निकल जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं एग्जिट ऑफर। क्या कहते हैं? एग्जिट ऑफर, कि भैया तुमको अगर नहीं जम रहा है तो तुम पैसे लेकर के वापस जा सकते हो। ये एग्जिट ऑफर कौन देगा सर? ये एग्जिट ऑफर 2 लोग देंगे, कंपनी नहीं देगी। कंपनी नहीं दे सकती, कंपनी ने तो शेयर्स इशू कर दिए, अब कंपनी नहीं दे सकती। ये ऑफर 2 लोग देंगे, या तो कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कंट्रोल में है। शेयर होल्डर्स जो कंट्रोल में है मतलब क्या? जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं या जो बड़े बड़े प्रमोटर हैं। मान लो इसी क्लास में ये लाइन में जो लोग थे, ये लोग प्रमोटर और बड़े बड़े शेयर होल्डर थे, और इन्होंने हां बोल दिया, तो इन्होंने हां बोल दिया ना, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके शेयर्स खरीद ले। मैं नहीं लूंगा, मैं कंपनी हूं भाई, मैं शेयर्स वापस नहीं ले सकता। ये लोग आपके शेयर्स खरीद लेंगे और इनको एग्जिट ऑफर मिल जाएगा। ये लोग कौन है सर? डिसेंडिंग शेयर होल्डर। ये लोगों को क्या मिला? एग्जिट ऑफर। किसने दिया? प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल ने, और उन्होंने शेयर खरीद लिया। जब ये हो जाएगा तो जितने लोग हैं वो खुश, और आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज हो गया, अब बेचो मास्क। ठीक है, तो सर ये क्या था? ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन था। एक बार सुन लो इंग्लिश में, ठीक है? अगर तुमने, सर ये कौन सी इंग्लिश है जो अगर तुमने से शुरू होती है? सुनो, बीच बीच में आएगी थोड़ी सी इंग्लिश। अगर तुमने पब्लिक से पैसा लिया है और वो पैसा अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, और अब तुम बोल रहे हो हम ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे हमारी कंपनी का, तो अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो ना, आपको कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला एसआर पास करो, दूसरा जो भी डिटेल्स है उसको न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में फर्निश करो। न्यूज़पेपर कौन से? 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाक्युलर लैंग्वेज। और ये कौन सा वर्नाक्युलर लैंग्वेज किधर का देखोगे? जिधर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। वेबसाइट में तो बस उठा के डाल देना। उसके बाद जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको एग्जिट ऑफर दोगे। क्या दोगे सर? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर दोगे। सर समझे? सुनो, समझ तो गए, वेरी गुड। सुनो सर, एक बात बताओ, अगर 1000 करोड़ मैंने तुमसे लिए थे, वो 1000 करोड़ मैंने खर्च कर दिए, अब अगर मैं 500 करोड़ और ले रहा हूं आपसे, और मैं बोल रहा हूं ये 500 करोड़ का मास्क बनाऊंगा मैं, तो क्या मेरे को ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? मैंने आप लोगों से 1000 करोड़ लिए थे, वो पूरे खर्च हो गए। कहां खर्च हुए? जो आपसे डिसाइड हुआ था कि भैया फूड के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वहीं पे इन्वेस्ट किया। अब मैं आपसे और 500 करोड़ मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये 500 करोड़ हम मास्क के बिजनेस में लगाएंगे, तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर 1000 करोड़ लिए थे आपसे, ठीक है, वो 1000 करोड़ पूरे फूड के बिजनेस में खर्च हो गए। अब मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, अब मैं आगे वाले पैसे जो मेरे पास हैं उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मास्क बेचूंगा, तो क्या तुमसे अप्रूवल लगेगा? नहीं लगेगा सर। मेरा अप्रूवल तुमसे कब लगेगा? एक ही पॉइंट सुन लो, अगर 1000 करोड़ तुम्हारे लिए हैं और वो खर्च होने बचे हैं ना, तो मेरे को आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपका अप्रूवल लगेगा, वरना मेरे को आपका अप्रूवल नहीं चाहिए। वो छोड़ दे, अलग वापस तो घुस रहे, छोड़ दे। मैं बस पूछ रहा हूं यहां पे प्रोविजन क्या है? इफ यू हैव रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक एंड सच अमाउंट इज अनयूटिलाइज्ड, अभी तक वो अमाउंट में से कोई भी अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ है और मैं चेंज करने की बात कर रहा हूं, तो मेरे को क्या लगेगा? अप्रूवल। सर अभी तक हमने 3 क्लॉज के चेंजेस पढ़े, नेम, स्टेट ऑफ आरओ और ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक बार सर वापस, सेक्शन 13 2 चीजें कहते हैं, एसआर लगेगा और सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर अर्चित खड़े हो जा, सुनो, एक तो आपको सेक्शन 13 में क्या क्या लगेगा? एक तो आपको पहले एसआर लगेगा, दूसरा सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं नेम क्लॉज की। अगर आप नेम क्लॉज चेंज कर रहे हो, सबसे पहले एसआर पास करना, दूसरा अप्रूवल लेना किसका? सीजी का।
सीजी अप्रूवल देगा, उसको लेके जाना किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन दिया उस दिन से नेम चेंज इफेक्टिव। दूसरा, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट अगर चेंज कर रहे हो कर्नाटका से महाराष्ट्र, तो पहला एसआर, दूसरा सीजी का अप्रूवल। सीजी में कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर कितने दिन में अप्रूवल देगा? 60 डेज। अप्रूवल में वो तीन चीजें चेक करेगा, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। ये तीन चीज चेक करने के बाद अप्रूवल दे दिया। वो अप्रूवल लेके जाने के बाद किसके पास जाना पड़ेगा? दो आरओसी के पास, एक आरओसी कर्नाटका, एक आरओसी महाराष्ट्र। मतलब जो आरओसी से आ रहे हो और जिस आरओसी पे आ रहे हो, ये दोनों के पास, हर जगह कर्नाटका महाराष्ट्र नहीं लिखना। और उसके बाद जो महाराष्ट्र वाला आरओसी है वो क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन इशू किया उस दिन आपका स्टेट चेंज इफेक्टिव। तीसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो पार्ट में, एक नॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नॉर्मल में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला एसआर, अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। दूसरा, उसको आरओसी को इंटीमेट करना, और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। अरे देगा ना? क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज थोड़ी लिखा रहता है सीओआई में, वो बस रजिस्टर कर लेगा, और जिस दिन रजिस्टर किया उस दिन से आपका नेम चेंज इफेक्टिव। अब बात करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर मैंने पब्लिक से लिया है पैसा और वो पैसा अनयूटिलाइज्ड है और मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने की बात कर रहा हूं, तो तीन चीजें करनी पड़ेगी। पहला एसआर, दूसरा स्कीम बता दो चिल्ला चिल्ला के सबको, कैसे? न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में। न्यूज़पेपर में कौन से दो न्यूज़पेपर में? इंग्लिश, वर्नाक्युलर। कौन से जगह का? जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और वेबसाइट में प्लेस कर देना। उसके बाद तीसरा, अगर कोई नाराज फूफा है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को आप दोगे एग्जिट ऑफर। कौन देगा? प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर इन कंट्रोल। बस सेक्शन 13 खत्म सर, पूरा सेक्शन 13 खत्म। बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लॉजिकली सोचो। इन्होंने कहा कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर को नहीं भी दिया तो क्या कर लेंगे? कंपनी के साथ चलना ही पड़ेगा। आप लॉजिकली सोचो, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ था? मैं कंपनी हूं, आपने मेरे को अपने पैसा दिया था। अग्रीमेंट हुआ था प्रॉपर कि आप मेरे को पैसा दोगे और मैं बदले में इस पैसे का ये काम करूंगा। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो ना, तो ये पैसा भी बाइंडिंग नहीं है, आप मेरे पैसे वापस मांग सकते हो, अपने खुद के पैसे। एसआर पास होने से क्या होता है? जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम कहीं। देखो सुनो 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 सुनो, एक क्लास का एग्जांपल देता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, कल अगर मैं पूछ रहा हूं क्लास भाई सुबह 6 बजे रख दूं क्या, और अगर एसआर पास करके अप्रूव हो गया, तो जो लोग नहीं मान रहे मैं उनको बोलूंगा भाई तू देख ले, रिकॉर्डेड देख ले, मैं तेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करवा रहा हूं, ठीक है? तूने बोला था, तूने क्लास क्यों लगाई थी? तूने क्लास लगाई थी, देखो लॉ समझ आना चाहिए, तू लिखेगा मस्त पढ़ के, याद हो जाएगा एग्जामिशन। पर अगर मैं टाइम चेंज कर रहा हूं तो मैं कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेजॉरिटी मान गए ना, एसआर हो गया ना, चलो तुम एडजस्ट कर लो। पर अगर मैं क्लास में लॉ के जगह अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊं, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ एसआर मान गए तो मेरे को भी अकाउंट्स पढ़ा दो। नहीं मानोगे ना तुम बोलोगे सर ये मेजर चेंज है, ये तो बात ही नहीं हुई थी, टाइमिंग्स वगैरह आर इररिलेवेंट, उसमें चलो एसआर पास हो गया तो मैं मान लूंगा, पर इसमें तुम नहीं मानोगे, वहां पे तुमको तुम्हारे पैसे चाहिए होंगे। यही हुआ है यहां पे। अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तुम सोचो फिर भी मास्क बना रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं अब मैं तेल निकालूंगा, तो मैं मालिश का बिजनेस करूंगा, तो बोले क्या कर रहे हैं भाई, हमने तेरे को पैसे किस लिए दिए थे? फूड का धंधा करने के लिए। क्यों? बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव अबाउट द फूड बिजनेस। मैं सोच रहा था फूड बिजनेस का अगले 5 साल में ग्रोथ है। तुम क्या तेल मालिश करूंगा, तेल का धंधा, ये सब नहीं करना है, तो पैसे वापस कर दो। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हर जगह नहीं आएगा, यू विल नॉट फाइंड एवरीवेयर डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तुम बस ये समझना क्या हम शेयर होल्डर के साथ गलत कर रहे हैं, हां तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर का बना दो उसको। पर अगर नहीं, बस शेयर होल्डर वो नाराज फूफाए नहीं मानते कभी कभी, तो तुमको उसको एग्जिट ऑफर देने की जरूरत नहीं है। आपको हर जगह एग्जिट ऑफर नहीं मिलेगा, बहुत सिलेक्टेड जगह से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉ में 3 ही जगह जहां पे एग्जिट ऑफर आते हैं, इंटर में 1 ही है, ये फाइनल में 2 है। ठीक है, बोलो जोर से। नहीं, सबके लिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा लेती क्या? सर ये मेजरली पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आप पैसा पब्लिक से ले रहे हो और फिर उसको अनयूटिलाइज रख रहे हो। प्राइवेट में तुम पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन है। पहला, सर उसका डाउट था, मैं सुन नहीं रहा था, मैं अपना डाउट आएगा तब सुनूंगा, उसका डाउट मैं लेता ही नहीं अगर तुम लोगों को नहीं सुनाना होता। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी में क्या 3 क्लॉज होते हैं? रेस्ट्रिक्शन, लिमिट्स, प्रोहिबिट्स। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू, सर एग्जैक्ट 200 होएगा चलेगा? कहां था सेक्शन 2 क्लॉज? तो 71 क्या था?
पब्लिक कंपनी, तो 69 क्या था? तो 62, 60 ऑफिसर इंडिया, 45, 87, 46 सेक्शन 3A members to be severally liable, section 5 2 clause 6 section 6 नहीं पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा है, ठीक है। section 13 alteration of memorandum, section 3 section 4 section 5 फाइनेंशियल ईयर का है 2 clause 41, 2 clause 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 clause 85 सेक्शन 14 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अरे 4 में मेमोरेंडम है तो 14 में मेमोरेंडम ना, 13 में, ठीक है। स्मॉल कंपनी का 2 लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से कम, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम, 20 करोड़ से कम। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी, अच्छा, अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 2 करोड़ और टर्नओवर ऑफ लेस देन 20 करोड़। ठीक है, सब आते हैं, तुमको क्या चाहिए लाइफ में। चलो नोट्स खोलो। हाँ, प्रोविजन मतलब सर एक डाउट सर, मैंने बताया था रीजनल डायरेक्टर जब अप्रूवल देता है 3 चीजें चेक करता है, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। प्रोविजन और सिक्योरिटी में फर्क क्या है? प्रोविजन मतलब मेरे बुक्स में पैसे हैं, मतलब अगर मेरे को तुमको 2 करोड़ रुपए देने हैं, ये तुम मान लोगे, है ना? बोले हाँ सर ये हम मान सकते हैं। मेरे को अगर तुमको 2 करोड़ रुपए देने हैं और मेरे जेब में 5 करोड़ रुपए हैं, तो यू कैन बी कंफर्टेड दैट देयर इज एडिक्वेट प्रोविजन, मेरे पास पैसे हैं देने के लिए तुम्हारे को। सिक्योरिटी मतलब क्या? तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरे कार सिक्योरिटी में है, मेरे कोई असेट सिक्योरिटी में है, तो तुम क्या कंफर्टेड हो कि भाई 2 करोड़ का पेमेंट नहीं किया तो मैं असेट बेचूंगा और मेरे को पैसे मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड सिक्योरिटी। चलो नोट्स खोलो, लिखो सेक्शन 13। सर आपको पता है ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? मिनिमम 10, मैक्सिमम 16-17। तो एक एक सेक्शन घोट करके पीना है, ठीक है? लिखो सेक्शन 13। तुम लोग नोट्स खोलो, हाँ बोलो। हाँ, so that he can remove your name. सर क्वेश्चन आया, जब आप स्टेट चेंज करते हो तो आप रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेते हो, उसके बाद आप 2 आरओसी के पास जाते हो, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो कर्नाटका वाले के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो अपने रजिस्टर में से हटाएगा भी ना कि अब ये कंपनी मेरी नहीं है। महाराष्ट्र के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो इंक्लूड करेगा और आपको सीओआई देगा। लिखो सर सेक्शन 13। सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। मुआ, वो वाला नहीं भाई, मुआ वाला नहीं, मुआ है, ठीक है? एमओए, ऑल्टरेशन ऑफ मुआ। पहला, टू ऑल्टर एमओए, गाइस स्पीड राइटिंग। टू ऑल्टर एमओए डैश पास स्पेशल रेजोल्यूशन and pass special resolution and comply with this section। ब्रैकेट में लिख सकते हो सेक्शन 13, पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंप्लाई विद दिस सेक्शन। दूसरा, चेंज इन नेम
ऑफ द कंपनी, चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी, नेम को अंडरलाइन कर दो, डब्बे में डाल दो चाहिए तो। अभी हम नेम क्लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर एक बार मेरे को देख के बता दो बेसिक, नेम क्लॉज चेंज करने के लिए पहले एसआर लगता है, फिर आपको सीजी का अप्रूवल लगता है। सीजी में कौन देगा? आरओसी। सीजी का अप्रूवल कब नहीं लगेगा? अगर एडिशन या डिलीशन है प्राइवेट वर्ड का। उसके बाद सीजी का अप्रूवल आने के बाद आप जाओगे आरओसी के पास, आरओसी क्या करेगा? रजिस्टर करेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जब दे देगा तब से इफेक्टिव हो जाएगा। वही पॉइंट्स अपने को लिखने हैं। लिखो सर। पहला पॉइंट एसआर, ये तो डिफॉल्ट है हर जगह। पहला पॉइंट एसआर। दूसरा पॉइंट नो इफेक्ट, नहीं नो इफेक्ट की जगह लिखो नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव अनलेस, नॉट इफेक्टिव अनलेस अप्रूवल ऑफ सीजी, नॉट इफेक्टिव अनलेस अप्रूवल ऑफ सीजी इन राइटिंग, अप्रूवल ऑफ सीजी इन राइटिंग। मतलब आपको सीजी का जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक इफेक्टिव नहीं होगा। नीचे ब्रैकेट में लिखो नो अप्रूवल, नो अप्रूवल इज नेसेसरी वेयर ओनली चेंज, where only change is add or delete, add or delete the word private on conversion. उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो फाइल विथ आरओसी। अब आप आरओसी के पास जाओगे, फाइल करोगे, दो चीजें फाइल करोगे। पहला एसआर का कॉपी, पहला एसआर का कॉपी जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, और दूसरा अप्रूवल ऑफ सीजी। कौन सा फोन है? अरे दो ना प्लीज। मार्केट वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू। सुनो क्या कहा मैंने? फाइल विद आरओसी, दो चीजें, पहला एसआर की कॉपी और दूसरा अप्रूवल ऑफ सीजी। इसके बाजू में मैंने ऐसे ही लिखा है प्रैक्टिकली इररिलेवेंट। आपको पता है क्यों? क्योंकि अप्रूवल खुद ही आरओसी देता है, तो आप आरओसी क्या उसका अप्रूवल थोड़ी फाइल करोगे। उसके बाद लिखो जब आपने आरओसी को फाइल कर दिया तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी टू कोलन डालो, रुक जाओ कॉपी मत करो, आरओसी टू फिर कोलन डालो और उसके नीचे .1 लिखो। आरओसी दो चीजें करेगा, आरओसी टू कोलन .1 register new name in register of companies, first point register new name in register of companies, and second point issue fresh COI। उसी पॉइंट को मैंने दो पॉइंट में स्प्लिट कर दिया ताकि आपको एग्जाम में पढ़ते वक्त याद रहे। दो चीजें करेगा, पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करेगा और फिर फ्रेश COI इशू करेगा। समझे? लास्ट लाइन, चेंज टू बी इफेक्टिव, चेंज टू बी इफेक्टिव ओनली ऑन इशू ऑफ सच COI, change to be effective only on, थोड़ा हैंड राइटिंग बाद में नहीं बनेंगे ये नोट्स, अभी ही बनाने हैं। चेंज टू बी इफेक्टिव ओनली ऑन इशू ऑफ COI, फ्रेश COI, सच COI। ठीक है, क्या क्या पलट दिया। चलो गाइस नेक्स्ट लाइन लिखो। ये हो गया आपका चेंज इन नेम क्लॉज। एक बार याद करो देख करके नोट्स में से, 5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद हुए? याद करो। एक जन को खड़े करके पूछूंगा, वो जो लाल शर्ट पहन के आया है उसको पूछूंगा। चलो नेक्स्ट, याद हुआ तुमको? एसआर पास करना होगा,
सीजी का अप्रूवल लेना होगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी सीओआई दे देगा। बच्चों वाली बात है सर क्या। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चेंज इन स्टेट ऑफ आरओ। चेंज इन स्टेट ऑफ आरओ, पहला पॉइंट, एसआर पास करोगे, एसआर। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव ओनली आफ्टर सीजीज अप्रूवल, इफेक्टिव ओनली आफ्टर सीजीज अप्रूवल। उसके बाद नीचे डब्बा बनाओ, सीजी का अप्रूवल लेना है तो कंपनी क्या करेगी, सीजी के पास जाएगी, तो कंपनी विल गो टू सीजी। वो फॉर्म मैंने आपके पास, सॉरी, फॉर्म मैंने आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, फॉर्म रेलेवेंट नहीं है, पर आप लिख सकते हो चाहो तो INC 23। मत लिखो, एक्चुअली मत लिखो, तुम बाद में मेरे को एग्जाम लीव में कॉल करोगे, बोलोगे सर ये किधर है। तुम लिखो कंपनी जाएगी सीजी के पास, सीजी में किसके पास, रीजनल डायरेक्टर के पास, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सीजी के ब्रैकेट में आरडी, आरडी, और फिर नीचे लिखो सीजी क्या करेगा, दो चीजें करेगा। पहले डिस्पोज एप्लीकेशन, कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा, 60 डेज के अंदर, तो यू कैन राइट डिस्पोज एप्लीकेशन इन 60 डेज। दूसरा क्या करेगा सीजी, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, दूसरी तरफ लिखो सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। 3 पॉइंट लिखने वाले हैं सर अपन, ठीक है, रुक जाओ, ये लो, ठीक है, 3 पॉइंट लिखने वाले हैं। सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, सर सी कंसेंट, पी प्रोविजन, एस सिक्योरिटी। कंसेंट वाला पॉइंट लिखो, पहला ऑल्टरेशन हैज कंसेंट, ऑल्टरेशन has consent of, alteration has consent of creditors, debenture holders DH, and third other concerned person, जिसको भी कंपनी से लेना देना है उसका कंसेंट मिल गया है। ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को, रीजनल डायरेक्टर। दूसरा, sufficient provision, sufficient provision is made for, sufficient provision is made for due discharge, sufficient provision, provision को अंडरलाइन कर लेना जोर से, sufficient provision is made for due discharge of debts and obligations, of debts and obligation, or third adequate security, adequate security is provided, और तीनों में से कोई सा भी, adequate security is provided for such discharge, for such, so sorry, for such discharge। ये 3 पॉइंट क्या हो गए सर, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, रीजनल डायरेक्टर, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। एक तरफ उसको एप्लीकेशन डिस्पोज करना है 60 दिन में। 60 दिन क्यों दिया गया है डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि उसको 3 चीजें चेक करनी है। उसके बाद क्या होगा सर, अब उसने मान लो अप्रूवल दे दिया अपना, उसके आगे क्या होगा, लिखो वेयर ऑल्टरेशन रिजल्ट्स, वेयर ऑल्टरेशन रिजल्ट्स in transfer of RO, where alteration results in transfer of RO from one state to other, one state के ब्रैकेट में कर्नाटका लिख सकते हो, to other, example महाराष्ट्र,
इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहां पे तो वही हो रहा है ना सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सीजी's ऑर्डर, आगे का मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखना, स्क्रीन से मत छापना, मैं बताता हूं उसको, मैं सेंटेंस बना के ही दे देता हूं, लिखो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सीजी's ऑर्डर, certified copy of CG's order approving such alteration shall be submitted to ROC of each state, ROC of each state, that is Karnataka and Maharashtra, who shall register the same, मतलब मैंने बेसिकली दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दिया बस, who shall register the same, who shall register the same। आप क्या करोगे सर, आप जो सर्टिफाइड आपको कंफर्मेशन आया वो आप दोनों आरओसीज को दोगे, आरओसीज क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे, एंड नीचे लिखो उसके बाद, एंड आरओसी ऑफ स्टेट, ROC of state where RO is being shifted to, ROC of state where RO is being shifted to, मतलब क्या, महाराष्ट्र will issue fresh COI indicating alteration। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग डिक्लेरेशन, सर ये समरी का समरी है, मतलब एक है आईसीआई मॉड्यूल, फिर मेरा समरी नोट्स है, फिर उसकी समरी ये नोट्स है, इस समरी में एक और समरी है, नीचे अगर आप देखो एक चार्ट है, पहले एसआर पास होता है, फिर आरडी का अप्रूवल जो 60 दिन में देता है, 3 कंडीशन चेक करता है, फिर आरओसी का अप्रूवल, आरओसी के पास जाते हो 2 आरओसी के पास, और वो फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, जब वो देता है इफेक्टिव होता है। ये चार्ट बना लो नोट्स में। समझे सर? सो सॉरी, बनाओ नवंबर मई में एग्जाम में बनाओ। उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट में आने के पहले ये पॉइंट एक बार लिख लो, रेफर सेक्शन 12 एंड देन कम बैक। रेफर सेक्शन 12 एंड कम बैक, ये जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपका फ्लो बनाने में हेल्प करेगा। सेक्शन 12 से इससे कुछ रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिख लो रेफर सेक्शन 12 एंड कम बैक।
चलो सर नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट। पॉइंट नंबर 4, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मोआ। चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मोआ। 3 पॉइंट लिखो सर फटाफट। पहला, कंपनी टू पास एसआर। दूसरा, कंपनी टू फाइल कॉपी ऑफ आरओसी नहीं होगा, कॉपी विथ आरओसी होगा। लिखो तुम एक बार, लिखो देख करके फटाफट। चलो गाइस, लिख लिया? नहीं, 2 मिनट और है, फटाफट लिखो। ओके गाइस, चलो सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। ओहो, गा दे रहे हैं आगे का। क्लास का पूछ लो तो नहीं होता। दोस्तों चलो, आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे मन की बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलता, तुम्हारे मन की बात सामने आ जाती है। मैं आप लोगों को सही में रजिस्टर्ड ऑफिस के बहुत डिटेल में लेके जाने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने आपको अभी पढ़ाया सेक्शन 13, वो कंप्लीट नहीं है। सेक्शन 13 जहां पे आपने लिखा है ना, उसके बाद एक 10-12 लाइन छोड़ दो, ठीक है? 10-12 लाइन छोड़ दो, क्योंकि अपना वो एक पॉइंट बचा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर चेंज होता है, पब्लिक से पैसा लिया है आपने, वो वाला बचा है, उसको रहने दो। मैं आपको सेक्शन 12 पढ़ा रहा हूं, 10-12 लाइन छोड़ दो और हेडिंग डालो सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस लिख लेना, इसलिए पेन खोज रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा कहां से पेन निकाल रहे हैं, ऐसा हथियार। सुनो सुनो सुनो, क्यों इतना हंस रहे? ये भगवान, मंदिर जाता था मैं तुम्हारी उम्र में रोज सुबह सुबह, तुम पता नहीं कहां जाते हो रोज सुबह सुबह। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो सर, बस सुनो प्लीज। एक फ्लो में वापस आपको पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रोविजन समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुन लो, सारी चीजें याद हो जाएगी। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसी जगह होता है जहां से हम बिजनेस कर रहे होते हैं।
आपने 2-3 वर्ड सुने होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, इस तरह के 2-3 अलग अलग वर्ड होते हैं। कंपनीज एक्ट क्या वर्ड यूज करते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब एक ऐसी जगह जहां अगर तुमको कंपनी से बात करनी है तो तुम वहां पे कंपनी को नोटिस भेज दो और यह मान लिया जाएगा तुमने कंपनी को बता दिया है। जैसे कि अगर अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, तो मुंबई में जहां पे उनका ऑफिस है वहां पे अगर तुम उनको नोटिस भेज दोगे तो यह मान लिया जाएगा तुमने मुंबई को बता दिया है। तो मुंबई को क्या बता दिया? रिलायंस को बता दिया है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह विच इज केपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये नहीं बोल सकता मान लो ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है और हमेशा ये गेट्स बंद रहते हैं, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकता भाई। रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी केपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन, मतलब वहां जाके कोई बंदा बैठा है या फिर कोई भी है, वहां पे तुम पेपर चिपका सकते हो या कुछ भी, किसी भी तरीके से वहां पे आप डिलीवर कर सकते हो ना, तभी वो जगह को रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाता है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब सर एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाती कब है? आपने पढ़ा सेक्शन 7। सेक्शन 7 में तुमने एक एड्रेस बताया था, क्या था वो एड्रेस? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल आरओ इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब आरओ अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो आपने सेक्शन 7 में डॉक्यूमेंट्स किसको दिए? आरओसी को। अब आरओसी क्या करेगा? आपको सीओआई इशू करेगा। जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई ना, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ता है कहां होगा, और डिसाइड करने के बाद उसका वेरिफिकेशन आपको आरओसी के पास फाइल करना होता है। मतलब क्या? मान लो मैं पुणे में नया नया आया, ठीक है, मैंने बोला पुणे में अपने को कंपनी बनाना है, किधर बनाना है मेरे को नहीं पता, तब तक मैं वी-स्मार्ट के ऑफिस में सो रहा हूं नीचे, ठीक है। तो तुम एक बात समझो, मैं क्या बोलूंगा? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या हो गया? प्रेस्टीज पॉइंट नीचे का एड्रेस। पर मैंने फिर डिसाइड कर लिया मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं बनेगी। कितने दिन के अंदर डिसाइड करूंगा अर्चित? 30 डेज के अंदर डिसाइड करूंगा। डिसाइड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को आरओसी को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा नया रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया। तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये अपनी कोई बड़ी बिल्डिंग है बाजू में, ये बिल्डिंग अपनी है, ऐसा लिख के भेज दूं? लॉ ने कहा नहीं, तुमको ना वेरीफाई भी करके देना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे? या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, या रेंटल अग्रीमेंट दे दो, या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे दो आरओसी को, जिससे आरओसी को पता चल जाए ये रजिस्टर्ड ऑफिस अब क्या है, शुभम सिंघल का है, ठीक है। उसने वो नोट कर लिया। कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर। अब सर रजिस्टर्ड ऑफिस आपने दे दिया, वेरी गुड। अब क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता रहता है? हाँ सर, चेंज होता रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें समझ आएगी। आज के डेट में मान लो दादर करके एक जगह है, किधर? सिंगापुर में। सर अपने मुंबई में दादर करके एक जगह है, वो दादर में मान लो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब मैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहा हूं? चेंज। और मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां चेंज कर रहा हूं मैं, सुनना। अगर मैं पहले आपको बताऊं, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस दादर में ही एक जगह में था, उसी जगह पे दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, मतलब दादर में एक बिल्डिंग में था, उसके बाजू वाले बिल्डिंग में लेके जा रहा हूं। तो आप पहला किधर शिफ्ट किया? बाजू वाला बिल्डिंग में। किधर? दादर में। दूसरा किधर शिफ्ट किया मैं? ध्यान से सुनना, दूसरा में शिफ्ट किया मुंबई में ही, किधर? और बांद्रा में शिफ्ट किया। बांद्रा क्या है सर? बांद्रा एक ऐसी जगह है जिसके 3 नाम है। हम इंसान के 2 नाम होते हैं, बांद्रा के 3 नाम है, बांद्रा, बांद्रे, बांद्रा। ये आप अगर कभी मुंबई में मेट्रो में जाओगे तो आपको पता चलेगा, बांद्रा के 3 नाम है। अंग्रेज लोग अलग बोलते हैं, बांद्रा बोलते हैं, और उधर मराठी लोग अलग बोलते हैं, बांद्रे, ठीक है। तो मैंने दादर से उठा करके बांद्रे में शिफ्ट कर दिया। तीसरा, मैंने उसको उठा करके पुणे में शिफ्ट कर दिया। क्या अभी भी महाराष्ट्र के अंदर है? हां सर। चौथा, मैंने उसे उठा करके गुजरात में शिफ्ट कर दिया। ये चारों अलग अलग केस में ना चारों अलग अलग प्रोविजन लगेंगे, तो तुमको देना पड़ेगा बहुत ज्यादा ध्यान, तुमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ गए, आंसर्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। एक एक करके चीजें बता रहा हूं, एक एक करके चीजें लेते जाओ। सबसे पहला पॉइंट सर, हम अभी फोकस किस पे कर रहे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज पे। क्या मैं बोल रहा हूं स्टेट चेंज हो रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है। लॉ कहता है अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है ना बेटा, तो 2 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, एक या तो सेक्शन 12, एक या तो सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमारा पढ़ना बचा है, हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। हो गए ना? क्या? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम। होश में हो? ठीक है, सब कुछ चल रहा है, प्रोसेसर वगैरह, ओके। तो सर सेक्शन 13 अपना हो गया। वहां पे हमने क्या पढ़ा? अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो आप क्या कंप्लाइंस करोगे? तो सेक्शन 13 क्या बात करते हैं? स्टेट के चेंज का। अगर आप महाराष्ट्र से उठ करके गुजरात जा रहे हो तो सेक्शन 13 देखोगे, पर अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ही खेला खेल रहे हो इधर उधर, तो सिर्फ कहां देखोगे? सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 क्या कहता है? सुनना,
कहीं से भी कहीं पे भी जा रहा है ना, सबसे पहले पास कर लेना बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास कर लेना? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन तो आपको कभी भी पास करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे भाई शिफ्ट करना है। उसके बाद सवाल आता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? तो मैंने कहा ध्यान से सुनना, आपका जो लोकेशन चेंज हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप सिटी, टाउन और विलेज के विद इन लिमिट्स हो, या आप सिटी, टाउन और विलेज के आउटसाइड लिमिट्स हो। मतलब क्या सर? मुंबई एक सिटी है, अगर उस सिटी के अंदर अंदर में गेम खेल रहा हूं, मतलब क्या? सिटी, टाउन, विलेज के मैं लिमिट्स के अंदर हूं। पर अगर मैं लिमिट्स के बाहर जा रहा हूं, मतलब क्या? मैं मुंबई सिटी के बाहर जा रहा हूं अगर, तो केस 2 अप्लाई होगा, वरना क्या अप्लाई होगा? केस 1। सीटीवी मतलब क्या सर? सिटी, टाउन या विलेज। अगर मुंबई में हो तो सिटी, अगर मैं अपने घर पे हूं तो टाउन, कोई और गांव पे हो तो विलेज। अगर आप उसके लिमिट्स के अंदर ही हो तो एसआर नहीं लगेगा, पर अगर आप उसके लिमिट्स के बाहर जा रहे हो तो एसआर लगेगा। तो सर पहले मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा बोर्ड रेजोल्यूशन ले लेना। बोर्ड रेजोल्यूशन कभी भी लगेगा क्या? हाँ कभी भी लगेगा। फिर मैंने कहा शेयर होल्डर को पूछने की जरूरत है क्या? अरे मैं ये बिल्डिंग से बाजू वाले बिल्डिंग में जा रहा हूं, शेयर होल्डर जान के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अगर मैं उसी सिटी में हूं, उसी टाउन में, उसको क्या फर्क पड़ता है? इधर हो उधर हो किधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं सिटी, टाउन या विलेज के लिमिट के बाहर जा रहा हूं, अगर मैं मुंबई सिटी के बाहर जा रहा हूं, तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर मेरे को एक बात बताओ सर, मैं मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी से बाहर निकल करके बाजू में एक थाने सिटी है। क्या है? थाने। थाने। तो मैं मुंबई से निकल करके थाने चला गया, तो क्या मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? हां। क्या मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? हां। क्यों? आउटसाइड द लिमिट जा रहे हो। सर क्या मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा? क्या मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्यों परेशान करना? एक ही स्टेट में हो, उधर ही हो तुम, मुंबई से निकल के थाने में गए, तो क्यों परेशान करना उसको? तो सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा। पर सर अब एक बात बताओ, मैं था मुंबई में, मुंबई से निकला, थाने में आया, आपने बोला सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा। सर थाने से निकल करके मैं आ गया पुणे, थाने से निकल करके आ गया पुणे, चलो ऐसा ले लेते हैं, मुंबई से निकल करके आ गया पुणे। मेरे को बताओ क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? हर जगह लगता है सर। क्या? हाँ, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? क्यों सर? आउटसाइड द लोकल लिमिट्स हो गया। क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? हां। हां, अरे मैं बोल रहा हूं हां, बस। सर सीजी का अप्रूवल लगेगा। क्यों सर? मुंबई और पुणे में क्या फर्क हो गया? सर आपका आरओसी चेंज हो गया। आप एक ही स्टेट के अंदर हो, पर आपका आरओसी चेंज हो गया। अगर आप मुंबई के आरओसी से उठ करके पुणे के आरओसी के पास आ रहे हो ना, सीजी का इंटरवेंशन लगेगा। सीजी मतलब कौन? यहां पे सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। अरे सीजी का अप्रूवल लगेगा मतलब सीजी किसको पावर दे रखा है? रीजनल डायरेक्टर को। तुम पहले कर लो गड़बड़ सारा, मैं समेट के दूंगा, पहले तुम गलतियां कर लो अपनी, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। सर मैंने कहा मुंबई से पुणे आ रहे हो तो क्या चीजें बदल रही है? आपका आरओसी बदल रहा है। देखो दोस्त, वैसे तो ना एक स्टेट में एक ही आरओसी होता है, पर दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे दो आरओसी है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कहां पे है सर? एक मुंबई में है और एक पुणे में है। तमिलनाडु में किधर है? एक चेन्नई में है, एक कोयंबटूर में है। एक चेन्नई में है, कोयंबटूर में। करेक्ट बोला ना? कोयंबटूर, ठीक है। कोयंबटूर, तू सेम टू यू। डिट्टो डिट्टो, ये जो बोला, एक तो चेन्नई में है और एक ये जो बोला वहां पे, ठीक है? मैं स्पेलिंग लिखने लग जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैंने क्या कहा सर, वैसे तो एक स्टेट में एक ही आरओसी होता है, लेकिन दो ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहां पे दो अलग अलग आरओसी है। तो सर देखो, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो ना, तो सेक्शन 12 बात ही नहीं करेगा आपसे। कौन बात करेगा? सेक्शन 13, वो अपन ने पढ़ लिया। पर अगर स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो, एक ही स्टेट के अंदर गेम खेल रहे हो, तो आपका आरओसी चेंज हो रहा है क्या?
सर बाकी स्टेट्स में आरओसी चेंज हो ही नहीं सकता, पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, यहां पे आरओसी चेंज हो सकता है। अगर आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो और उसमें आरओसी भी चेंज हो रहा है ना, तो उसमें आपको अप्रूवल लगेगा रीजनल डायरेक्टर का। सर आरओसी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि तुम वापस से सोचो ना, अगर तुम आरओसी का अप्रूवल लोगे, किसका अप्रूवल लोगे, मुंबई का कि पुणे का? मुंबई वाला बोलेगा कि भाई मैं तेरे को मुंबई छोड़ के जाने का अप्रूवल दे सकता हूं, पुणे में आने का अप्रूवल नहीं दे सकता। पुणे वाला बोलेगा मैं तेरे को आने का अप्रूवल दे सकता हूं, छोड़ के जाने का नहीं दे सकता। तो यहां पे कौन आएगा? रीजनल डायरेक्टर। कौन सा रीजनल डायरेक्टर? जिसका महाराष्ट्र पे कंट्रोल है। तुम रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे और बोलोगे रीजनल डायरेक्टर मैं ना मुंबई से पुणे उठ करके आना चाहता हूं, मेरा आरओसी चेंज हो रहा है, क्या तुम मेरे को अप्रूवल दोगे? आप किसके पास गए सर? आप गए, कंपनी गया रीजनल डायरेक्टर के पास। अब रीजनल डायरेक्टर को अप्रूवल देने का टाइम लिमिट है, बताओ कितना? 30 डेज। अरे नहीं, वो गेम नहीं खेलना है, मैं तुमको बता रहा हूं। सर वहां पे था 60 दिन, वहां पे कहां पे? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं अपफ्रंट, मेरे को पहली बार जब मैं ये पढ़ा था ना अपने आईपीसीसी में, कम से कम 6-7 बार पढ़ के समझ आया था। तो अभी बस जितना समझ आ रहा है समझते जाओ, इतनी बार रिवीजन करेंगे ना घोल करके पी लो गया। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो एक बार समझते जाओ, ऐसा टेंशन मत लो अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, शांति रखो। सारी चीजें भाई आया है, एक एक पॉइंट समझा के जाएगा, तुम बस सुनो। मैंने क्या कहा सर, आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। रीजनल डायरेक्टर कितने दिन के अंदर अप्रूवल देगा? तो मैंने कहा 30 दिन के अंदर अप्रूवल देगा। सर वहां पे हमने पढ़ा था 60 दिन, यहां पे पढ़ा 30 दिन, क्यों? सर वहां पे मतलब कहां पे? सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में आप कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे थे, तो तुम रीजनल डायरेक्टर का काम समझो, वो कर्नाटका के आरओसी से बात करेगा, महाराष्ट्र के आरओसी से बात करेगा। शायद महाराष्ट्र का आरओसी उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो वो किसी और रीजनल डायरेक्टर से बात करेगा, और फिर वो 3 चीजें भी चेक करेगा, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। तो 60 दिन का तो टाइम दोगे ना। इधर क्या हो रहा है, इधर तुम्हारा महाराष्ट्र का एक रीजनल डायरेक्टर, उसी के नीचे मुंबई है, उसी के नीचे पुणे है, तो बोलेगा भाई इधर से उठा इधर से डाल दे, तेरे को क्यों 60 दिन चाहिए? तू 30 दिन में काम करके दे। कितने दिन में? 30 दिन में काम करके दे। रीजनल डायरेक्टर कितने दिन में अप्रूवल देगा? 30 डेज में। यह अप्रूवल किसको दिया? कंपनी को। जैसे ही कंपनी के पास अप्रूवल आया ना, कंपनी को उसके 60 डेज के अंदर अंदर जाना होता है आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। बोले रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ गया, वो लेकर के तुम चले जाओ आरओसी के पास, और जब तुम आरओसी के पास जाओगे ना, आरओसी 30 डेज के अंदर तुमको सीओआई इशू कर देगा। सर सीओआई इशू करेगा क्या? करेगा कि नहीं करेगा? चलो एक सेकंड आ जाओ, देखते हैं थोड़ा सा मेमोरेंडम। नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, रुक जाओ, अरे बस रुक जाओ। सर ये देखो, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जरा ध्यान दो, किसका है? रिलायंस का। इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी महाराष्ट्र बॉम्बे। क्या लिखा है आपने? आपने सीओआई में आरओसी का लिखा है नाम। कौन से रजिस्ट्रार में हो आप? कौन से आरओसी के पास हो? महाराष्ट्र बॉम्बे। तो सर जब आप बॉम्बे से उठ के किसके पास आओगे? पुणे के पास। तो क्या ये चेंज होगा? तो आपको सीओआई इशू होगा। सर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता तो सीओआई इशू होता? होता? नहीं होता। सर ये गेम आप कहां पे खेल रहे हो, कहां पे नहीं खेल रहे हो, ये कैसे पता चलेगा हमको? ध्यान देने से और दिमाग और शर्म लेकर के आने से, तिजोरी से 2 चीजें निकाल के लाने से आपको समझेगा कहां गेम चल रहा है, कहां गेम नहीं चल रहा है। अब मेरी बात समझो दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सुनना प्लीज, समेट करके लेके जाना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, तो बार बार बोलूंगा सुनना। सर सबसे पहली बात, अगर मैं विद इन लोकल लिमिट शिफ्ट हो रहा हूं, विद इन लोकल लिमिट्स मतलब क्या, इधर ऑफिस था बाजू में शिफ्ट हो रहा हूं, तो लॉ ने बोला एसआर सीजी का अप्रूवल, सबकी ऐसी की तैसी बोर्ड अप्रूवल ले, चेंज कर दे। क्या आपको यह समझा? लोकल लिमिट मतलब क्या, सिटी टाउन और विलेज के अंदर ही अगर मैं चेंज हो रहा हूं तो सबकी ऐसी की तैसी बोर्ड अप्रूवल ले और डिसीजन ले ले, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तू लिमिट के बाहर जा रहा है तो एक सवाल आना चाहिए, क्या आरओसी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर तुम मुंबई छोड़ के बाहर जा रहे हो तो क्या आरओसी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आरओसी चेंज नहीं हो रहा है तो सीजी बीच में आएगा ही नहीं। पर कौन आ जाएगा? शेयर होल्डर आ जाएंगे। तो शेयर होल्डर को आपको पूछना पड़ेगा, भाई मैं मुंबई छोड़ के थाने जा रहा हूं, आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, तुम मेरे को अप्रूवल दोगे क्या? तो शेयर होल्डर एसआर पास करके आपको अप्रूवल दे देगा। सर एक सेकेंड, अगर मैं विद इन द लोकल लिमिट शिफ्ट हो रहा हूं, मतलब क्या, सिटी टाउन और विलेज के अंदर ही, मुंबई के अंदर ही शिफ्ट हो रहा हूं,
तो ओआर पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? सर नहीं, शेयर होल्डर को पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसी तैसी शेयर होल्डर, मैंने क्या बोला, बोर्ड डिसीजन लेगा और आगे बढ़ जाएगा। शेयर होल्डर को पूछने की भी जरूरत नहीं है अगर विद इन लोकल लिमिट्स है। अगर बाहर जा रहे हो तो सवाल क्या आया भाई, आरओसी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, आप किससे पूछोगे? शेयर होल्डर से। ओआर की एसआर? सर एसआर पास करोगे। एसआर पास करने के बाद आप क्या करोगे? अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर दोगे। पर अगर आपका आरओसी चेंज हो रहा है तो आपको किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? रीजनल डायरेक्टर। सर किसका रीजनल डायरेक्टर? महाराष्ट्र का कि गुजरात का? गुजरात का लेना देना ही नहीं है। तुम मुंबई से आ रहे हो पुणे, तो महाराष्ट्र का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे? यहां पे तुम रीजनल डायरेक्टर महाराष्ट्र का अप्रूवल लोगे। वो अप्रूवल कितने दिन में देगा? भाई तेरे पास बहुत काम नहीं है, 30 दिन के अंदर मेरे को अप्रूवल दे। हां, अब तूने अपना काम जल्दी जल्दी कर दिया ना, तो मैं करूंगा आलस। मैं 60 दिन तक आरओसी के पास लेके जाऊंगा। मेरे को क्यों सर? क्योंकि अभी मेरे को मुंबई से पुणे शिफ्टिंग भी तो करना है ना। शिफ्ट करूंगा, इधर आऊंगा, सेटल होऊंगा, आरओसी के पास जाऊंगा, टाइम तो लगेगा ना। तो इसलिए मेरे को कितना टाइम मिला? 60 डेज का। मैं आरओसी के पास जाऊंगा कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। और 60 डेज में आरओसी के पास जाऊंगा, जैसे ही आरओसी आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। तो क्या ये बोलूं 30 60 30? 30 60 30 30 क्या है? रीजनल डायरेक्टर को टाइम मिला है। सर मैं कितने दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर के पास जाऊंगा? मैं कितने दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर के पास जाऊंगा? अरे वो तो केस टू केस बेसिस पे है ना। जब मेरे को अप्रूवल लेना है तब चला जाऊंगा। जैसे ही जाऊंगा उस दिन से टाइम लिमिट शुरू होगा। कितने दिन का? 30। उसने दिया, मैं करूंगा आलस। क्यों? क्योंकि मेरे को मुंबई से पुणे शिफ्ट होना है। तो कितना दिन? 60 डेज के अंदर में चला गया आरओसी के पास। आरओसी को कितने दिन मिले? 30। तो 30 60 30। ये तब हो गया जब मैं एक स्टेट के अंदर हूं। पर अगर मैं स्टेट से स्टेट शिफ्ट हो रहा हूं तो सेक्शन 12 भूल जाना। कहां आ जाओगे आप? सेक्शन 13 में। वहां पे आप किसके पास जाते हो सर? रीजनल डायरेक्टर के पास। कितने दिन के अंदर डिस्पोज करता है एप्लीकेशन? 60 डेज के अंदर। और 60 डेज के अंदर डिस्पोज करता है, उसके बाद आप जाते हो आरओसी के पास, 2 आरओसी के पास। और आरओसी फिर कितने दिन के अंदर आपको सीओआई देता है? ये वहां लिखा नहीं था पर मैं आपको लिखवाऊंगा। आरओसी 30 डेज के अंदर आपको सीओआई देता है। लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पे है सर 30 60 30, वहां पे 60 30। सर ये क्या मैथ्स की क्लास चला रहे हो? तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल में ना, तुम अगर कंपैरिजन देखोगे, इन्होंने लिख दिया बोले 30 60 30। समझा तुमको? वो भी नहीं पूछते समझा तुमको, बस लिख दिया। और इधर लिख दिया 60 30। समझा तुमको? बस। अब सर एक बार कंपाइल कर देता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करके, ताकि तुम्हारा फोकस रहे। कोयम्बटूर से कौन है? तू है क्या? इतना क्यों शर्मा रहा है? ऐसा थोड़ी पूछा उधर के कोई गलत एरिया से है क्या? इधर का ही है। मेरी ले लो तुम। सुनो सर, सुनो मेरी बात सुनना। एक कंपनी है ए लिमिटेड। ये कंपनी कहां पे शिफ्टेड है, कहां पे सिचुएटेड समझना। मैं आपको कोई मेरे को कोयम्बटूर का कोई जगह, एक नालायक करके एक जगह है। कहां पे सर? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जो भी तुम बोल लो, ठीक है। कहां पे है सर? ये तमिलनाडु में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? नालायक 1 करके जगह है। अब मैं क्या चीजें कर रहा हूं आप मेरे को बताओगे? बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा क्या? सीजी का अप्रूवल लगेगा क्या? और सीजी के अप्रूवल का अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, आपका अभी कहां पे लोकेशन है? नालायक 1 जो कोयम्बटूर में तमिलनाडु के अंदर है। पहला, आप जा रहे हो नालायक 1 के बाजू में बैठा हुआ है नालायक 2, सॉरी नालायक 1 के बाजू में है नालायक 2 बिल्डिंग, आजू बाजू में है। तो आप जा रहे हो नालायक 2 में। मेरे को बताओ क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? बोले छोटी छोटी बातों के लिए शेयर होल्डर को मत परेशान करो। नहीं। सीजी का अप्रूवल? बोले जब शेयर होल्डर से नहीं पूछ रहे हो तो सीजी के पास कहां से जाओगे? नहीं लगेगा। अब आप क्या किए? नालायक 1 से नालायक 2 गए, वो छोड़ दो। अब आपने क्या किया? अब आप अपना सिचुएशन चेंज कर रहे हो। बड़ा नालायक और वो कोयम्बटूर में के बाजू में कोई जगह बता दो यार। मैंने भी क्या एग्जाम्पल उठा लिया। मैं घर का एग्जाम्पल उठा लेता हूं अपने का, गली गली बता दूंगा तुमको। कोई, हाँ चेन्नई नहीं, चेन्नई अभी चेन्नई दूर है। हाँ एक नया सिटी,
ठीक है, बड़ा नालायक नया सिटी, मेरे को नहीं समझ आया वो, तो बड़ा नालायक नया सिटी करके एक जगह है। मतलब सर आप क्या, नालायक 1 और नालायक 2 तो बाजू में था, वो छोड़ दो, अब आप सिटी टाउन और विलेज के लिमिट्स के बाहर चले गए, ठीक है। और आरओसी क्या है सर, मैंने कहा सेम आरओसी है, मतलब क्या, कोयंबटूर का ही आरओसी अभी भी एप्लीकेबल है। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिटी चेंज हो रहा है तो आपको लगेगा। सीजी का अप्रूवल लगेगा? नहीं। क्यों सर? क्योंकि आरओसी सेम है। अब समझो मैं चला गया छोटा नालायक में, जो है प्ली मत कर, तेरे को पूछा था ना, नाम बताया क्या? नहीं ना, तो मैं क्या करूं, अभी बनाना पड़ेगा। दूसरा गए चेन्नई, आप गए चेन्नई में, क्या आरओसी बदला? क्या स्टेट बदला? अरे होश, स्टेट बदला? नहीं सर, स्टेट वही है तमिलनाडु का। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? मतलब सर बोर्ड रेजोल्यूशन तो कभी भी लगेगा। क्या शेयर होल्डर का एसआर लगेगा? क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? सर सीजी के अप्रूवल में आरओसी का अप्रूवल लगेगा कि रीजनल डायरेक्टर का लगेगा? तो रीजनल डायरेक्टर के पास कौन जाएगा? ये अपना कंपनी, मेरी जो कंपनी है ए लिमिटेड। अब ये जब रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी, रीजनल डायरेक्टर कितने दिन के अंदर अप्रूवल देगा? 30 डेज के अंदर अप्रूवल देगा। अब 30 डेज क्यों है सर? क्योंकि उसको ज्यादा काम नहीं है, उस चेन्नई भी उसका ही आरओसी है, कोयंबटूर भी उसका ही आरओसी है। उसके बाद 30 डेज में अप्रूवल आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप लेकर के जाओगे किसके पास? आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर? सर लॉ में नहीं लिखा है, पर मेरे को लॉजिकली बताना, कौन से आरओसी के पास लेके जाओगे? कोयंबटूर के कि चेन्नई के? चेन्नई ना, क्योंकि वो सीओआई देगा, तो आप जाओगे चेन्नई के आरओसी के पास। और आरओसी कितने दिन के अंदर रजिस्टर कर लेगा? 30 डेज के अंदर। तो आपका 30 60 30 हो गया। अब सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप वहां से उठ करके आ गए दादर मुंबई, किधर आ गए? दादर मुंबई, आरओसी क्या है? मुंबई। सर मेरे को बताओ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा क्या? हाँ सर आपने नहीं बताया तो नहीं लगेगा, दिमाग और शर्म घर पे है। सुनो, कंपनी में कोई भी चीज होती है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन तो जनरली लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि सोचो कंपनी ने सोचा भाई अपन ना कोई चेन्नई से आएंगे मुंबई, चेन्नई से आएंगे मुंबई, तो कंपनी ने जब सोचा, मतलब क्या, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा अभी उसके लिए आपको शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना है, तो शेयर होल्डर का मीटिंग कौन बुलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बुलाएंगे? जब वो खुद डिसाइड कर लेना भाई कि चेन्नई से मुंबई लाना है। ऐसा थोड़ी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को बोल रहे हैं भाई देखो हमारा तो मन नहीं है चेन्नई से मुंबई जाने का, लेकिन तुम बता दो तुमको जाना है क्या। ऐसा तो नहीं होगा। लॉजिकली बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब क्या? बोर्ड का कंसेंट, वो तो आपको एनी केस लगेगा, भले लॉ में क्लियरली नहीं लिखा हो। तो ये यस। सर क्या एसआर लगेगा? क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? सीजी में कौन अप्रूवल देगा? रीजनल डायरेक्टर की आरओसी? सर अप्रूवल तो रीजनल डायरेक्टर ही देगा। कितने दिन के अंदर अप्रूवल देगा? 60 डेज। उसके बाद आपको कितने दिन में आरओसी के पास लेके जाना पड़ेगा? यहां नहीं लिखा है, पर एक और जगह लिखा है सेक्शन 12 में ही क्लॉज, अगर आप सब सेक्शन 4 देखोगे वहां पे लिखा है कि कभी भी आप अपना ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाते हो या बदलते हो, आपको 30 दिन के अंदर आरओसी के पास जाना पड़ता है। जनरल क्लॉज क्या है? कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाते हो या बदलते हो 30 दिन में आरओसी के पास जाना पड़ता है। तो 30 दिन में आप जाओगे आरओसी के पास। अप्रूवल कितने दिन में आया? 60 दिन में। उसके बाद 30 दिन में आरओसी के पास, और आरओसी कितने दिन में आपको देगा सीओआई? 30 डेज। तो मैंने आपके 60 और 30 को कर दिया 60 30 30। सर दिन का समय है तो ये एमएल मत समझना, ये डेज है, ठीक है? यूनिट है डेज। बोले ये नहीं पहले रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर का 60 ml, फिर अपना 30 ml, फिर आरओसी का 30 ml, ऐसा नहीं, ये डेज है, ठीक है? सर एक सेकेंड रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्या, एक मेरे को ये बताओ कौन से एरिया में आपको फिर से समझना है कि आपको समझ आया? सर बोर्ड रेजोल्यूशन हर जगह लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कब लगेगा? अगर आप लिमिट्स के बाहर जा रहे हो। तो सिर्फ पहले वाले केस में एसआर नहीं लगेगा जब आप एक ही बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग में जा रहे हो, लिमिट्स के अंदर हो। अब मेरे को बताओ सर, यहां एसआर की जगह ओआर लगा ले? लगा लेते ना?
नहीं नहीं पूछना है मतलब नहीं पूछना है, छोड़ दे शेयर होल्डर को अलग। सीजी का अप्रूवल कब लगेगा? जब आरओसी की बात आती है। आरओसी की बात दो केस में आती है, या तो आप स्टेट के अंदर ही चेंज कर रहे हो और आपका आरओसी बदल जा रहा है, या आप स्टेट ही चेंज कर रहे हो। दोनों केस में पावर किसके पास है? रीजनल डायरेक्टर के पास। सर एक केस में रीजनल डायरेक्टर को मिलेंगे 30 डेज, एक केस में रीजनल डायरेक्टर को मिलेंगे 60 डेज। कहां 60 डेज? जहां काम ज्यादा है, कंसेंट देखना है, प्रोविजन देखना है, सिक्योरिटी देखना है, और आपको दो आरओसी से बात करना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 60 डेज मिलेगा, वरना 30 डेज। अब जहां यहां पे अपना काम इसने 30 डेज में कर लिया, तो मेरे को टाइम मिल गया, तो मैं कितना दिन लगाऊंगा? 60 डेज। मैं जाऊंगा आरओसी के पास और आरओसी मेरे को 30 डेज के अंदर रजिस्टर करके सीओआई दे देगा। लेकिन अगर रीजनल डायरेक्टर ने ही 60 दिन लगा दिए, तो मेरे पास बचेंगे 30 डेज, और आरओसी के पास तो वैसे ही 30 डेज है, खत्म। सेक्शन 13 और सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड ऑफिस का मिक्स, ये आपको आपके समरी नोट्स में भी मिल जाएगा। नोट्स में आपको कल दिखा दूंगा, मेरे को अभी आपको गेम खिलाना है एमसीक्यू। रुक जाओ रुक जाओ सर, एक बार समझ आया? रॉ प्रोविजन समझ आया? हम इसको अभी पढ़ा आपने, आज रात को मैं ऑडियो दूंगा, कल क्लास में रिवीजन करेंगे, एक बार आंसर प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू में अभी रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन 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 हो जाएगा। पर रॉ प्रोविजन समझा? ठीक है, सब ज्वाइन माई क्विज खोलो, आप डाउट पूछो। हाँ उसका चश्मा गिर गया, तू बता। हाँ एक सेकेंड हमें, एक सेकेंड बोल। हाँ गाइस, आर यू रेडी? ऐसा रेडी? चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी। मेरे को 5 on 5 चाहिए आज। मैंने ना किसी दिन तुम लोगों को बैठा देना है, जो 3 ला रहे हैं 2 ला रहे हैं ना, बैठा देना है यहां पे। हाँ स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्विज, आपको कोड ऊपर भी दिख जाएगा जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो। आपकी स्क्रीन पर ऊपर आपको कोड भी दिख रहा है।
आराम से, आई डोंट वांट रॉन्ग आंसर्स, जितना टाइम लेना है लो, बट नो रॉन्ग आंसर्स। हो गया, वेरी गुड। नेट नहीं चल रहे, हॉटस्पॉट। हुआ सबका? किसका बचा है? क्या बोलते हैं राजा? क्या दिक्कत? सर अटेंशन टू डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल्स। किसने किसने राजा राज वाली गलती की? वाह, मेरे पैतरे काम आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने मेरे को कहा कि सर अपने जो 3 एक्सेप्शन है उसमें मैंने फोर्जरी की जगह फ्रॉड लिखा है। अब मेरे को बताओ, फिर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला 2 तो क्लियर है, तो तीसरा आपके पास पहला 2 में से कोई सिलेक्ट करने का तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन बचता है। तो वो नेचुरल मिस्टेक है, फोर्जरी। किसने वो वाला आंसर गलत किया क्योंकि मेरी गलती थी? तुम लोग ना पेपर लिखने जा रहे हो आईसीआई के भरोसे कि अगर आईसीआई पास करवाना चाहेगा तो करवा देगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। मेरे को बता क्या गलत था? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी पॉइंट करेक्ट था, नेग्लिजेंस करेक्ट था, तो तू क्या आंसर टिक कर सकता है? मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, तो क्या आ सकता है? तो नॉट एन एक्सेप्शन पढ़ना वॉज योर मिस्टेक। क्वेश्चन इसमें, चलो गुड। अपन ना एकदम टॉप पे जो नाम आएगा ना उसको पढ़ना ही बंद कर देंगे आज से, ठीक है? नंदन, गुड। वो छोड़ो यार, ये नाम तो ठीक है, सबका आज 1-1 आया। हर्ष कौन है? हर्ष सोनी, कुछ नाम खड़े हो जाओ। हर्ष सोनी, उमेश, मैं गिन रहा हूं, मेरे को उतने लोग दिखने चाहिए। हर्ष खड़े हो जाओ, उमेश, तेजस, सिद्धि, श्री, खड़े हो जाओ। नयन, रवि, क्या ना, आयुष, शिवम सिंघल। कोई मेरे नाम से नहीं खेल रहे ना भाई? अच्छा, सानिका कौन है? प्रेरणा, प्रेरणा टिकर कौन है? आप हो। और प्रतीक्षा, आप हो। आप तीनों मेरे से मिलके जाना क्लास के बाद, ठीक है? तीनों, ओके। उसके अलावा क्या हुआ? राजा वाला, राजा वाले बैठ जाओ। दिमाग मत लगाना, कोई अगर बोले बैठ जाते हैं कौन पकड़ेगा, तो राजा वाला ही गलत था ना। एक और क्या? 60 और अब भी तो पढ़ा ना, मेरी गलती।
मेरी गलती। वो जो तूने बीच में मारा था ना, उसी में ये प्रोविजन था। मेरे को याद है, तूने जो एक एक इतना लंबा सुर लिया था ना कैलाश खेर जैसे, उसी में ये प्रोविजन आया था। और लो, हाँ मेरी गलती। बैठो। क्या, क्यों गलत हुआ? बैठो। ओके गाइस, वाज दिस एमसीक्यू हेल्पफुल? कुछ समझ आया? ओके चलो, आई थिंक आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन बैंक है किसी के पास? एक बार दो क्वेश्चन आप लोगों को घर पे लिख के लाना है संडे को। कल एक सेकेंड सर, अपने गणेश चतुर्थी की 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद संडे भी पड़ रहा है, तो 3 दिन अपनी लाइन से छुट्टी हो रही है। तो कल अपन क्लास लेंगे और कल क्लास एकदम लाइट रखेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। पर तुम लोग जितने लोग हो क्लास में, मेरे को कल दिखना चाहिए। ये जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है खास करके, इसको और भी लाइव में बैठ करके मत देखना, क्लास आ जाना। कोई तुमको पहाड़ नहीं तोड़ना है संडे को। सुबह अपना 11:15 को क्लास रहेगा, लाइट रखेंगे, ज्यादा हेवी नहीं रखेंगे। 11:15 से लेकर के 1:15 तक क्लास रहेगा अपना। जोर से बोलो, कौन लेके जा रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? मैं भी हूं, तो मैं कल सिंहगढ़ जा रहा हूं। तो जय सर ने आपको बोला मेरे को लेके कल सिंहगढ़ जा रहे हैं, और तुम जय सर को जाके बोलोगे शुभम सर सिंहगढ़ लेके जा रहे हैं, और उसमें जय सर भी जा रहे हैं। अच्छा, तो जो अपने कल 3 क्लासेस है, एक सुबह 8 से 11, फिर 11:15 से 1:15, और शाम को 5 से 9। इनको कौन बताएगा? मेरे मतलब अपने, मतलब मेरे। हाँ, तो मैं तो सिंहगढ़ जा रहा हूं ना, मेरे को तो पता ही नहीं है। नालायको। चलो सर, आज के 3 विनर, क्या बात है, नाम पलटा भाई। कौन है? शुभम आजा, शुभम आजा भाई। कौन है ये विनर? आज ही का है, ऊपर कोड वही है, आज ही का है। पलट गया। हाश, अरे अभी का ही है ना। चलो सर, मुस्कान कौन है? तूने 5 करेक्ट किया? अभी डाला ना, अभी डाला ना, बाद में। विनर शुभम, मयूर, मुस्कान। कौन? तीनों खड़े हो जाओ। शुभम, मयूर, गुड। मुस्कान, मुस्कान नहीं है ना, मयूर है ना? हाँ मुस्कान। चलो मुस्कान नहीं है यहां। नमन, ठीक है। अरे अभी का ही है भाई, देखना कोड। चलो गाइस, ओके, आप 3 विनर्स हो, लेते हुए चॉकलेट जाना, दैट्स इट। आपको मैं क्वेश्चन बैंक का होमवर्क दे रहा था, और बोले बच गए सर। क्वेश्चन पेज नंबर 7 खोलो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 14। कल होमवर्क भाई 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। और सेक्शन 12 और 13 का सुनो, आप लोगों को एक ड्राइव का लिंक मिलता है रिवीजन ऑडियो का,
ठीक है, सुनो, पहले मेरे को बोल लेने दो। रिवीजन ऑडियो का आप लोगों को एक लिंक मिलता है टेलीग्राम ग्रुप पे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं तुम लोगों को भी मैं एक बात बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ सर। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस अब से नहीं आएंगे, अब से आप लोगों का सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। तो आप लोग वो एक बार फिगर आउट कर लो, नहीं तो हमारे टेक टीम को कॉल कर लो, ठीक है। अब आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला होगा सबको, जो भी प्राइवेट, जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप लोगों को मैं एक ड्राइव का लिंक भेजूंगा आज रात को, जहां पे सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। 12 और 13 के हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे। घर जाकर के सेक्शन 12 और 13 का जब मैं रिवीजन ऑडियो बनाऊंगा तो वो ऑडियो के साथ वो नोट से पढ़ना। अगर उससे नहीं पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो समरी नोट से भी पढ़ सकते हो, पूरे समरी नोट से। बीच बीच के अगर एक आध दो पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे टेंशन मत लेना, पर जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ना। कैसे? रिवीजन ऑडियो सुनोगे, समरी नोट्स खोलोगे या फिर मेरे रिटन नोट्स खोलोगे, उससे पढ़ोगे। ये आपका 15 मिनट का काम है। उसके बाद आपको लिखने का 15 मिनट का काम है, आधी घंटे का काम है। उससे ऊपर जो किया वो खुश, पर आधी घंटे तो करके आना है। कल की क्लास में सुबह 11:15 को मिलेंगे। अगर कोई प्लान चेंजेस होता है, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, अगर जय सर के साथ डिस्कशन करके कुछ चेंज होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और यूट्यूब वाले आप लोगों को भी बता दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। अंटिल देन गाइस, थैंक यू, बाय बाय।